नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हम अपने इतिहास को दोहरा रहे थे और इतिहास को दोहराने के इस क्रम में इस समय हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखने वाले हैं। और यहाँ पर नंद वंश का समापन होता है। नंद वंश के अंतिम शासक को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ये गद्दी पर आसीन होता है और यह अखंड भारत की स्थापना का संकल्प लेकर आया था। और इसके पीठ पीछे आचार्य चाणक्य का हाथ था और यही इसकी सफलता का राज था। हालांकि इसके अंदर व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारे गुण थे। राजा होने के अनेकों गुणों से यह सज्ज था, लेकिन फिर भी चाणक्य जैसा जो मार्गदर्शक है वो इसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। शुरुआत यहाँ से होती है कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर, यहाँ घनानंद लिखा जाता है लेकिन असल में इसका नाम धनानंद था। ये काफी अमीर था और इसने नंद वंश का अंत कर दिया। मतलब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि यह मौर्य वंश की स्थापना करता है। और कैसे करता है? तो धनानंद को मारकर। अब यहाँ पर यूनानी लेखक जो है ये इसे सैंड्रोकोट्स के नाम से बताते हैं। मतलब इसका उल्लेख सैंड्रोकोट्स के नाम से करते हैं। सैंड्रोकोट शब्द जो है ये यूनानी भाषा का है और इसका मतलब यहाँ पर सर विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उल्लिखित किया जाता है। मतलब सबसे पहले इसकी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान करने वाले या इसे मान्यता देने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था सर विलियम जोन्स। तो सैंड्रोकोट्स कहा जाए या चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाए, एक ही बात है। और आप जानते हैं कि भारत में इतिहास लेखन की सबसे पहली परंपरा ये यूनानियों के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इतिहास को इन्होंने लिखा। इससे पहले लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते थे, लेकिन यहाँ पर जब लिखित साक्ष्य इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो उसमें चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोट्स के रूप में उल्लिखित किया गया। ये कुछ बातें हैं। और बगल में जो आप ये देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ है। इसमें ऊपर 4 सिंह बने हुए हैं, यानी शेर बने हुए हैं। ये 4 हैं असल में, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक पीछे की तरफ है। ये चारों ही शेर जो है ये एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं सावधान की मुद्रा में। और नीचे ये चक्र बना हुआ है इनके आधार में और कुछ पशुओं का यहाँ पे चित्रण किया गया है। इसमें एक वृषभ आपको दिखाई दे रहा है, एक घोड़ा है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो यहां देख लीजिए, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसे जूम कर लीजिए और बड़ा करके देखिए। देखिए, और वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। मतलब भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे यह अपना कब्जा स्थापित करता है और इतना ज्यादा विस्तृत इसका साम्राज्य था कि ये ब्रिटिश एम्पायर से भी बड़ा हो जाता है। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य अपने आप में खुद विशाल था, लेकिन यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है यानी मौर्य साम्राज्य तत्कालीन, वो काफी बड़ा था, इससे भी ज्यादा बड़े आकार में फैला हुआ था। और यहाँ विस्तार दर्शाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि इसकी जो सीमा थी वो ईरान से मिलती थी, यानी ईरान तक इसकी सीमाएं जो है वो चली गई थी। और भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का जो श्रेय है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्वरूपों में एक रूप में ले आने का भारत को जो सफलता का श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथ साथ चाणक्य को दिया जाता है। चाणक्य बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मतलब इनके राजपुरोहित भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। मतलब एक तरह से समझ लीजिए पूरा राजकाज का जो मूल नियंत्रण था वो चाणक्य के पास था और वो जैसा निर्देश देते थे उसी हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो चलता था। और कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत तरह से ढाला था अपने हिसाब से। बच्चे पर से ये विंध्याचल के जंगलों से इसे पकड़ के ले आए थे। राजकीलकम नाम का एक खेल बच्चे खेल रहे थे। विंध्याचल का जंगल था, अरण्य वाला क्षेत्र था और वहां पर चाणक्य एकाएक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बच्चे जो है वो एक राजसभा का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं और एक पत्थर के सिंहासन पर एक चरवाहे का लड़का जो है वो बैठा हुआ है। मतलब चरवाहे की वेशभूषा में एक साधारण बच्चा बैठा हुआ है और वह मुकदमों को सुन रहा है और उस पर अपनी पूरी जो अपने विचार जो है वो प्रस्तुत कर रहा है, निर्णय दे रहा है। और उसके जो निर्णय है वो काफी प्रभावशाली है। मतलब उसके अंदर एक राजा के जो गुण है वो झलक रहे हैं। और चाणक्य किसी ऐसे की ही तलाश कर रहे थे। उनके पास योजनाएं तो थी लेकिन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था और उस व्यक्ति के रूप में उन्हें चंद्रगुप्त मिलता है और इसे ही अपने साथ ले आते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और तैयार करते हैं नंद वंश को उलटने के लिए, यानी समाप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से चाणक्य इसे खड़ा भी करते हैं और चलाते भी हैं। चलाने का मतलब यह है कि इसे निर्देशित करते हैं। बाद में जो राज परिवार होता है वहां पे षड्यंत्र बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब राजा को मारने की साजिशें होती हैं और ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा करके उसके खाने में विष देते हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब उस समय विष कन्याएं होती थी। मौर्य साम्राज्य में विष कन्याओं का बड़ा प्रचलन होता था और ये जो विष कन्याएं होती थी इन्हें बचपन से जहर खिला खिलाकर पाला जाता था, थोड़ा थोड़ा।
ज़्यादा मात्रा में नहीं, इतना जहर कि वो उसे बर्दाश्त कर लें। और ऐसा करने की वजह से बड़े होने पर उनकी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि अगर वो एक खरोच मार दें तो व्यक्ति जो है वो स्वर्ग सिधार जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास ऐसी बहुत सारी विषकन्याएं फैल रखी थी। इनके ईर्ष्या करने वाले लोग भी कम नहीं थे। तो चाणक्य ने क्या किया, यहाँ पर इन्हें खुद विष पुरुष बनाने का निर्णय लिया और थोड़ा थोड़ा इनके खाने में विष दिया जाता था। इनको जो भोजन ये करते थे उसमें हल्का हल्का जहर होता था। तो चाणक्य के अंदर, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त के अंदर जो विष प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप होती है, विकसित होती है। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का विवाह दुर्धरा के साथ हुआ था और दुर्धरा उस समय गर्भवती थी और वो चंद्रगुप्त मौर्य का जूठा भोजन खा लेती है अनजाने में। उसके बाद बिंदुसार का जन्म होता है, जिसे कि आप सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। तो बिंदुसार के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, डॉट्स होते हैं, यानी धब्बे, वो जहर के प्रभाव से होते हैं। तो ये सब कहानियां हैं, ये प्रामाणिक तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो इतिहासकार हैं वो इसका वर्णन करते हैं। फिलहाल कौटिल्य के बारे में हमने देखा और कौटिल्य के बारे में आगे भी देखना है। तो देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये एक पुस्तक है, ये किताब है। और अर्थशास्त्र जैसा इसका नाम है उसके हिसाब से ये कोई इकोनॉमिकल बुक नहीं है, मतलब आर्थिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक ग्रंथ है और इससे तत्कालीन मौर्य साम्राज्य की काफी अच्छी जानकारी मिलती है। अगर आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो आप जो इंडिका नाम की पुस्तक है उसको भी पढ़ सकते हैं। और इंडिका की भी मूल प्रति तो आजकल मिलती नहीं है, उसका जो रूपांतरित रूप है वो प्राप्त होता है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये दोनों ही किताबें काफी प्रामाणिक जानकारी देती हैं। उसमें ज्यादा सटीक जानकारी अर्थशास्त्र की है, क्योंकि ये देशज ग्रंथ है, ये देशी लेखक के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा। और इसमें निकटता ज्यादा है, मतलब वास्तविकता ज्यादा है, इंडिका में दिखावा ज्यादा है। उसमें एक सुंदर भारत का वर्णन किया गया है जहां पर किसी भी प्रकार का दुख या क्लेश नहीं है। और इसके पीछे कारण ये था कि इंडिका को लिखने वाला मेगस्थनीज, वह भारत में राजदूत की हैसियत से आया था और राजदूत की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। मेगस्थनीज ने उसी भारत को देखा जो कि चाणक्य उसे दिखाना चाहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत में आता है और जो देखता है वही अपनी किताब में लिखता है। तो राजदूत के रूप में इसने भारत का भ्रमण किया, मतलब मौर्य साम्राज्य का भ्रमण किया, और यहाँ पर वही चीजें देखी जो अच्छी थी, क्योंकि चाणक्य ने वही दिखाई। ऐसा नहीं था कि उस साम्राज्य में बुराइयां नहीं थी, दुख तो वहां भी रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी समाज में सारे लोग एक साथ खुश रहें। लेकिन इसे सिर्फ खुशहाली दिखाई गई और उसी का बढ़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर जो विवरण है वो इंडिका में लिखा गया है। लेकिन वास्तविक विवरण जो है वो अर्थशास्त्र में दिखाई देता है। आप देखते हैं कि इंडिका में कहा गया है कि दास प्रथा नहीं थी, दास होते ही नहीं थे, और अर्थशास्त्र में कहा गया है कि दासों का प्रचलन था। तो ये वास्तविकता है, दास तो होते ही थे। चलिए अब देखिए, मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में ये सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख है, इसलिए क्योंकि ये ज्यादा निकटतम वर्णन प्रस्तुत करता है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। वास्तविक नाम जो इनका है वो विष्णुगुप्त है। ये सब तो इनके गुणों के आधार पर इनका नाम रख दिया गया। ये बहुत ज्यादा कुटिल थे, ऐसा लोगों का मानना था। मतलब इनकी रणनीतियां इतनी तेज होती थी, धारदार होती थी, कि इसी वजह से लोग इन्हें कुटिल कहते थे और इसी से बन गए ये कौटिल्य। और चाणक्य, चाणक्य मतलब भी होता है चंचल या चंट, तो वही चीज है। ये सब नाम बाद में रखे गए थे, इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। इसका जो मूल विषय है, विषय वास्तु की अगर बात की जाए तो वह राजनीति और लोक प्रशासन है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी यह जानकारी देती है और उसके साथ साथ राजनीति जो उस समय की थी उसकी भी जानकारी मिलती है। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली का द प्रिंस काफी पॉपुलर है, आप जानते हैं। तो वैसे ही कौटिल्य को भारत में मैकियावेली की हैसियत प्राप्त है। तो आप सोच सकते हैं कि चाणक्य का यहाँ कितना रुतबा था। और चाणक्य न सिर्फ चंद्रगुप्त को बल्कि बिंदुसार के भी शासनकाल में पूरी तरह से हावी रहते हैं। बिंदुसार भी इन्हीं के कहे अनुसार चलता है। लेकिन बाद में अशोक के समय में इनकी हत्या हो जाती है और अशोक के प्रधानमंत्री के रूप में राधागुप्त सामने आते हैं। तो वो बात की चीजें हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एकदम मशीन की तरह काम करता था। मतलब ये निर्देश देते थे और वो इनके आदेशों पर चलता था। और यही कारण है कि एक यंत्रवत जीवन बिताते हुए वो अंत में ऊब जाता है और जैन धर्म की शरण लेता है। जैनिज्म को वो फॉलो करते हुए अंत में चला जाता है कर्नाटक और वहां पे संलेखना पद्धति के माध्यम से प्राण त्यागता है। शुरुआत में वो क्या रहता है, सनातन धर्म को मानता है, हिंदू रहता है, लेकिन बाद में वो जैन धर्म को अपना लेता है क्योंकि वो इस पूरी मारकाट और जो हिंसावादी प्रवृत्तियां थी उनसे ऊब गया रहता है। मतलब राजकाज में उसका मन नहीं लगता है बाद में, शुरुआती दौर में नहीं। शुरुआत में तो वो बड़ा एक्टिव होकर काम करता है। तो ये कुछ चीजें हैं। फिलहाल अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर 15 अधिकरण हैं। अधिकरण का मतलब होता है भाग।
जैसे आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई मोटी किताब है तो उसमें कई हिस्से बटे हुए होते हैं, वो पूरी एक समेकित किताब नहीं होती है, उसके कई भाग होते हैं। तो वैसे ही यहाँ 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, यानी उपभाग हैं, छोटे वाले हिस्से। उसके बाद 6000 श्लोक हैं। इसके विस्तार का अंदाजा आप लगा लीजिए, 6000 इसमें श्लोक हैं। और यह ग्रंथ जो है ये अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया है, मतलब अन्य पुरुष वाली स्थिति में इसे लिखा गया है। और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया था। इसकी पांडुलिपियां तो पहले से ही थी, लेकिन इसके प्रकाशन का, इसके पब्लिकेशन का जो श्रेय है वो डॉक्टर श्याम शास्त्री को दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो ये 1909 की बात है। ठीक है, तो ये कुछ हमने देखा अर्थशास्त्र के बारे में जो कि कौटिल्य से जुड़ा हुआ था। और ये हम अशोक स्तंभ को देख रहे हैं, सिंह स्तंभ से कहा जाता है, इसे देख रहे हैं। इसके बाद ये जो अधिकरण है, अर्थशास्त्र के अधिकरण महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो 15 अधिकरण या जो भाग हैं उसमें कुछ का यहाँ जिक्र किया गया है, देख लीजिए। कुछ यहाँ पर है और कुछ नीचे है। ये कुल मिलाकर 15 है, तो 15 आपको दिखाई देंगे एक एक करके। पहले से शुरुआत करते हैं। जो पहला अधिकरण है उसमें विनयाधिकार के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। पहला अधिकरण क्या है? विनयाधिकार है। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। इसमें राजा के विनय, अनुशासन और सामान्य व्यवहार का वर्णन प्राप्त होता है। मतलब राजा किस प्रकार से विनम्रता दर्शाएगा, किस प्रकार से वो अपने जीवन में अनुशासन ले आएगा और किस प्रकार का उसका आम जनजीवन के साथ बर्ताव होगा, ये सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई राजा शासन करना नहीं भी जानता है, मतलब उससे एकदम से अनजान है, तब भी अगर वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पालन करता है तो वो एक अच्छा प्रशासक या एक अच्छा सम्राट बन सकता है। इसमें निर्देश दिया गया है अच्छे राजा के क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से उसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब कुछ। इसके बाद द्वितीय अधिकरण में अध्यक्ष प्रचार है। इसमें 26 अध्यक्षों और अनेक कार्य और विभागों का वर्णन है। 26 प्रकार के अध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष किससे जुड़े हुए हैं? अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनसे, यानी अलग अलग विभागों से। इसके बाद जो तृतीय अधिकरण है उसमें धर्मसीय का वर्णन है। अब ये धर्मसीय क्या है? तो ये दीवानी न्यायालय और उनके संगठन और कार्यों की विवेचना करने वाले, मतलब इसमें ये जो भाग है अर्थशास्त्र का तृतीय अधिकरण, इसमें असल में जो दीवानी मुकदमे होते हैं, दो प्रकार के मामले होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। तो जो दीवानी वाले मामले होते हैं उनके संबंधित न्यायालयों की स्थापना, उनका संगठन और वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसका पूरा विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद कंटक शोधन है। तो कंटक शोधन में जो झगड़े लड़ाई वाले मामले होते हैं, मतलब मारपीट या हत्या वाले मुकदमे होते हैं जिन्हें कि फौजदारी कहा जाता है, तो उससे संबंधित न्यायालयों की स्थापना और दंड विधान का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मतलब कोई अगर किसी प्रकार का मारकाट या अहिंसा करता है और आपस में झगड़ा लड़ाई होता है तो उसके पीछे निर्णय क्या दिया जाएगा और न्यायालयों की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है, कौन सा दंड यहाँ पे मिलने वाला है, सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सब कुछ जो चौथा अधिकरण है उसमें वर्णित है और इसीलिए इसे कहा जाता है कंटक शोधन। शोधन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण, और कंटक मतलब कांटा, तो कांटा निकालना, कांटे को दूर करना। इसके बाद पांचवा अधिकरण जो है इसमें योग वृत्त है। अब योग वृत्त का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, योग वृत्त का मतलब यह है कि राजा के प्रति जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, मतलब उन्हें किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और वो अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तो उसके बाद सम्राट को उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, ये सब चीजें पांचवें अधिकरण में वर्णित है। जैसे आज के समय में भी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने अयोग्य अधिकारियों को हर समय परेशान करते रहते हैं। अयोग्य अधिकारियों को परेशान करने का तात्पर्य समझ रहे हैं? मतलब उनका या तो तबादला करेंगे या उन्हें निलंबित करेंगे। ऐसा ही जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो अपने जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं उनके साथ बर्ताव करते हैं। तो ये प्रशासन में आज भी चलता है। जो अयोग्य या निकम्मे अधिकारी हैं जो सिर्फ घूस खा रहे हैं और अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उन्हें निकाल बाहर करने का जो कार्यभार है वो आज के समय में भी होता है और उस समय में भी होता था। और इससे होता क्या था कि जितने भी कार्यकर्ता होते थे वो बड़ी लगन से अपना कार्य करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का भय होता था कि वो किसी भी समय पद से हटा दिए जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद यहाँ उसी अधिकारियों से निपटने के उपाय यहाँ दिए हुए हैं। छठवां अधिकरण जो है ये मंडल योनि है और मंडल योनि में राजा के जो सप्तांग हैं उनका विवरण है। 7 अंगों का विवरण यहाँ दिया गया है। सातवां अधिकरण जो है ये शाट्य गुणे है और शाट्य गुणे का मतलब क्या? यहाँ पर षड का मतलब होता है 6, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो 6 तत्व हैं और 6 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये संधि विग्रह है, यान है, आसन है,
संशय है, संशय का मतलब संदेह, और इसके बाद द्वैती भाव से युक्त विदेश नीति है। ये सब जो है ना, मतलब सातवां अधिकरण, इसका मूल संबंध है विदेश नीति से। कोई भी राज्य या कोई भी साम्राज्य कितना विस्तृत होगा और कितना सफल रहेगा, फैलना एक अलग बात है, और वो कितनी सफलता प्राप्त करेगा ये दूसरी बात है। तो इसके पीछे एक मूल कारण ये भी होता है कि उस राज्य की विदेश नीतियां कैसी हैं, मतलब अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वो किस प्रकार से संबंध रखता है। तो यहां पर विदेश नीति के अंतर्गत ये 6 तत्वों का वर्णन किया गया है। मतलब संधि के द्वारा यान, आसन, संशय, द्वैती भाव, मतलब ये सब क्या है, विधियां हैं जिनके द्वारा पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों को स्थापित किया जा सके या उनके साथ एक अच्छा जो रिलेशनशिप है वो यहाँ कायम हो सके। तो ये विदेश नीति है। टोटल जो 7वां अधिकरण अर्थशास्त्र का है, ये 60 डिगोड़ी जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। आगे चलते हैं, 8वें अधिकरण को देख लीजिए। इसमें व्यसनाधिकारिक शब्द दिया हुआ है इसके लिए, और इसमें क्या होता था, राजा के लिए सभी घातक व्यसनों का वर्णन। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतें। व्यसन का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है आदत, ऐसी लत जो कि छोड़ी ना जा सके। मतलब एक आदत होती है जिसे कि आप आसानी से छोड़ देते हैं, और एक आदत ऐसी होती है जिसे छोड़ना जरा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वो लंबे समय से आपके साथ चिपकी हुई है और आपको उसे करने में मजा आ रहा है। तो व्यसन दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे ज्यादातर जो व्यसन शब्द है उसका इस्तेमाल बुरी आदतों के लिए किया जाता है। जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, ये सब क्या है, व्यसन है। देर तक सोना ये भी व्यसन है, आलस करना ये भी व्यसन है, झूठ बोलना ये भी व्यसन है। तो इस तरह की चीजें जो है ये व्यसन कहलाती हैं। किताब पढ़ना भी व्यसन हो सकता है, लेकिन वो अच्छी आदत है, तो उसको यहाँ पर व्यसन के तौर पे नहीं, एक अच्छी आदत के तौर पे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ राजा के लिए घातक व्यसन क्या क्या हो सकते हैं उन सब का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री है, शराब है, स्त्री का मतलब वेश्या की बात की जा रही है, और शराब है, ये सब चीजें यहाँ पे प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद जो 9वां अधिकरण है उसमें अभिपास्य कर्म का वर्णन किया गया है। ये अभिपास्य कर्म क्या चीज है? तो इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू ये सब दिए हुए हैं। मतलब किन परिस्थितियों में अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का अधिकार सम्राट को है, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि उठे तलवार लेकर निकले और जब मन किया तभी किसी पर आक्रमण कर दिए। ऐसे अगर करेंगे तो कितने दिन टिक पाएंगे? तो चाणक्य ने विशेष परिस्थितियों में ही दूसरे राज्यों पर आक्रमण करने का प्रावधान किया था, और उसका विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। मतलब आप समझ लीजिए, इतना बड़ा पॉलिटिशियन अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है आचार्य चाणक्य जितना। इतना अच्छा राजनीति का ज्ञान, इतने अच्छे प्रशासन का ज्ञान चाणक्य के अलावा किसी और को हो ही नहीं सकता। फिलहाल 10वां अधिकरण आप देख लीजिए, ये संग्रामिक है। इसमें विजय के संबंध में युद्ध के नियम है। मतलब किस प्रकार से लड़ा जाए कि विजय हासिल हो या विजय प्राप्ति की संभावना बढ़ जाए। हर बार जीत हासिल हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जीतने के चांस हम बढ़ा सकते हैं अगर रणनीति अच्छी बनाई जाए। तो उन रणनीतियों का जिक्र जो है वो संग्रामिक में है। इसके बाद जो 11वां अधिकरण है ये संघ वृत्त है। संघ वृत्त का मतलब क्या है? तो संघ राज्यों में आपसी फूट डालने के तरीके। अब यहाँ पर कूटनीति दिखाई दे रही है। यहाँ सीधी अंगुली नहीं है, यहाँ पर अंगुली जो है वो टेढ़ी कर ली गई है घी निकालने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो दुश्मन है, मान लीजिए मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा है, लेकिन उसके दुश्मन राजा जो है वो इकट्ठे होकर एक संघ बना ले रहे हैं, एक समूह बनाकर आपके खिलाफ धावा बोल दे रहे हैं, मतलब लड़ाई की उद्घोषणा कर दे रहे हैं। तो ऐसे में उनके बीच फूट किस प्रकार से डाली जाए, मतलब उनके बीच मतभेद उत्पन्न करने का जो काम है उसके नियम कायदे यहाँ दिए हुए हैं। 12वां जो अधिकरण है वो क्या है? तो ये आबलासव है, माफ कीजिएगा आबलावस है। यह जो 12वां अधिकरण है ये बताता है कि कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। बड़ी चीजें हैं, ये सभी उपाय आज भी अगर अपनाए जाएं तो उतने ही कारगर हैं जितने कि इस समय में थे, मतलब प्राचीन काल में थे। तो अगर कोई साम्राज्य कमजोर है, वहां का राजा कमजोर है, उसके पास उतना सैन्य बल नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, तो वो किसी शक्तिशाली राज्य के आक्रमण से किस प्रकार से अपना बचाव कर सकता है, उसके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हुए होते हैं, ये सब कुछ यहाँ वर्णित है। आबला का मतलब क्या है? जिसके पास कोई बल ना हो। इसीलिए स्त्री को पहले के समय में अबला कहा जाता था। स्त्री शब्द भी जो है वो संकोच का ही प्रतीक है। स्त्री का मतलब होता है सिकुड़ना, जो सिकड़ी हुई हो, लज्जा से झुकी हुई हो, वो स्त्री है। ये पुराणों और जो पहले के ग्रंथ हैं उनमें वर्णित है। आज की जो स्त्री है वो महिला बन चुकी है, मतलब एक महान प्रतिरूप बन चुकी है। तो स्त्री शब्द यहाँ सम्मान सूचक नहीं है, और अबला जो इस्तेमाल किया जाता था वो भी आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। परिस्थितियां बदली हैं तो स्त्री के अंदर भी सबलता आई है। ये बातें हैं। तो 12वां अधिकरण जो था ये था, और इसके बाद जो 13वां अधिकरण है ये दुर्गल भोगपाय है। इसमें क्या था?
जो दुर्ग होते थे, मतलब शत्रु देश के जो दुर्ग होते थे, उन पर कब्जा करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। किसी किले को जीतना आसान नहीं होता। पहले के समय के जो किले या दुर्ग होते थे वो बड़े दुर्गम होते थे, इसीलिए उनका नाम दुर्ग रखा जाता था। उनको जीतना बहुत मुश्किल होता था। एक तो उनकी जो प्राचीर होती थी, मतलब चारों ओर से उनका जो घेरा होता था वो मोटे मोटे पत्थरों से बना हुआ होता था। उसको भेद पाना और किले के फाटक को तोड़ पाना ये बड़ा मुश्किल होता था। और किले के चारों ओर खाइयां खुदी हुई होती थी। जब पता लगता था कि किसी पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है तो ये जो खाइयां होती थी इनमें लकड़ियां गिराकर आग लगा दी जाती थी। और आग इतनी प्रचंड होती थी कि उसको पार करने का फिर साहस कोई नहीं कर पाता था। ऐसा बहुत बार वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दुर्ग पर कब्जा करने के क्या उपाय होने चाहिए, ये विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। और अंत में 14वां अधिकरण है जिसमें कि औषनिधक के तौर पर इसे वर्णित किया गया है। इसमें औषधियों के साथ साथ मंत्रों का भी महत्व है। मतलब दवा इलाज के लिए दवा और दुआ दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो दोनों का वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। मतलब मंत्रों के माध्यम से भी रोगी का उपचार होता था और औषधियां तो थी ही। ये चीजें हमें दिखती हैं। इसके बाद जो 15वां अधिकरण है इसमें तल युक्ति का वर्णन प्राप्त है। और इसमें कहा क्या गया है तो देख लीजिए। इसमें अर्थशास्त्र द्वारा उल्लिखित नियमों का विवेचन किया गया है। मतलब चाणक्य इतने कुशल राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने इतने सारे अधिकरण तो बनाए और प्रत्येक में अलग अलग नियम कायदे भी दिए जिन्हें कि आप लगातार देख रहे थे। लेकिन अंत वाला जो अधिकरण है इसमें 15वां वाला, उसमें इन सब की विस्तार से व्याख्या भी की। मतलब अपनी बात का पूरा डिटेल मतलब भी समझाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह के चले गए कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसकी विस्तार से व्याख्या की ताकि लोगों को किसी प्रकार का संदेह न रहे। तो ये चीजें हैं। ये था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और जो सप्तांग सिद्धांत है वो क्या है, राज्य के 7 तत्वों के बारे में यहाँ कौटिल्य ने कुछ बताया है, यानी चाणक्य के द्वारा विवरण दिया गया है। और यहां से प्रश्न बनते हैं, तो देख लीजिए। इसमें कुल मिलाकर सप्तांग का मतलब क्या, 7 अंग। सप्त मतलब 7। तो देखिए जो पहला अंग है वो स्वामी है। स्वामी मतलब क्या, जो मालिक हो। और मालिक कौन होता था, राजा होता था, सबका प्रमुख। इसके बाद आमात्य, यहाँ आमत्य दिया हुआ है, आमात्य होता है। आमात्य का मतलब होता है मुख्य अधिकारी। इसके बाद जनपद है। जनपद का मतलब जिला नहीं, राज्य क्षेत्र। दुर्ग, कोश, कोश का मतलब खजाना। सुहृद, सुहृद का शाब्दिक अर्थ होता है मित्र, मित्र मतलब अच्छे मित्र। और इसके बाद दंड, दंड का मतलब सेना। तो यह जो थे ये राज्य के अंग के तौर पे माने जाते थे। मतलब जो स्वामी होता था वह यहाँ पर पूरे राज्य को एक शरीर के तौर पे परिभाषित किया गया है। कौटिल्य ने पूरे राज्य को एक शरीर मान लिया है, एक बॉडी मान लिया है। और उसके जो अलग अलग पार्ट हैं उसके तौर पे इन्हें परिभाषित किया है। तो देखिए जो स्वामी या राजा होता था वो राज्य का सिर होता था। अगर राज्य पूरा एक शरीर है तो उसके सिर की भूमिका राजा निभाता था, मतलब सबसे मुख्य हिस्सा। इसके बाद आमात्य जो था ये राज्य की आंखें होता था। ये जो कुछ देखता था उसके आधार पे जो सूचनाएं होती थी वो मस्तिष्क तक यानी राजा तक पहुंचाता था और राजा उसी के आधार पर निर्णय देता था। तो आंखें जो चीज देखती हैं वो दिमाग को सूचित करती हैं और दिमाग उसके आधार पर निर्णय देता है। ये चीजें हैं। तो वही काम यहाँ पे स्वामी और आमात्य के बीच में संबंधित था। इसके बाद जनपद और राज्य क्षेत्र, मतलब जनपद या राज्य क्षेत्र वही चीज है। ये राज्य की जंघाएं थी जिस पर कि राज्य खड़ा होता था। इसके बाद दुर्ग जो थे ये राज्य की बाहें थी। बाह क्यों, क्योंकि जो भुजाएं होती हैं उसके द्वारा रक्षा की जाती है, मतलब इन्हें रक्षा का प्रतीक माना जाता है। पहले आपके सामने कोई मुसीबत आती है या आप गिर रहे होते हैं या किसी चीज से आपको बचाव करना होता है तो आप अपने हाथों को फैलाते हैं, हाथ से उसे रोकने का प्रयास करते हैं। यानी हाथ क्या करते हैं, ये सुरक्षा का भी काम करते हैं। और युद्ध इसी के बूते लड़े जाते थे, हाथ में तलवार लेकर या जो भी। तो यहाँ पर जो दुर्ग थे ये राज्य की बाहों की भूमिका निभाते थे। दुर्ग जो थे वो राज्य के रक्षक होते थे। आपने देखा कि उन्हें भेदना कितना मुश्किल होता था, तो इसलिए इन्हें राज्य की बाहों की संज्ञा दी गई थी। और उसके बाद कोश, कोश यानी खजाना। तो आर्थिक रूप से मजबूती अनिवार्य है। तो ये राज्य के मुख थे, मतलब ये राज्य के मुख के तौर पे वर्णित किए गए। सुहृद यानी जो मित्र होते थे ये कान की भूमिका निभाते थे, मतलब राजा का या राज्य का ये कान होते थे। इसके बाद दंड, दंड का मतलब सेना। ये राज्य का मस्तिष्क होती थी, मतलब राज्य का जो सिर है वो कौन था, राजा। और राज्य का मस्तिष्क कौन है, ये सेना है। ये कुछ बातें यहाँ कौटिल्य ने कही। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का यही है। इसमें पूरे राज्य को एक शरीर मान लिया गया है और शरीर के अलग अलग अंगों के रूप में विभिन्न जो भाग हैं उन्हें दर्शाया गया है, जिन्हें कि आपने यहाँ देखा। आगे चलते हैं। इसके बाद विशाखा दत्त की एक रचना का यहाँ जिक्र किया गया है जो कि है मुद्रा राक्षस। ये काफी प्रसिद्ध है। लेकिन विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में समस्या क्या है, समस्या ये है
कि इसमें नेगेटिव चीजें दी हुई हैं, नकारात्मक रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दर्शाया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये निम्न कुल का था, मतलब ये नीच कुल का था। और नीच कुल का कहने का तात्पर्य यहाँ पे बुरे से है। नीच और ऊंच ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर विशाखा दत्त का कुल मूल पर्पज यही था कि ये निम्न कुल का था, यानी निकृष्ट था, ये कहने का तात्पर्य है। और इसे वृषल कहा गया है, वृषल या कुलहीन, वही बात है। और यहां तक इसने कहा है कि ये नंदराज का पुत्र था, मतलब जो नंद वंश के राजा थे उनका ये बेटा था, लेकिन कैसा? अवैध, यानी ये इलीगल था, ऐसा ये विशाखा दत्त का वर्णन है। और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, मतलब मुद्रा राक्षस जो है ये मूल ग्रंथ है, और इस पर टिप्पणी लिखने का जो श्रेय है वो धुंडीराज को दिया जाता है। तो दोनों ही लेखक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब विशाखा दत्त नाम के ये जो लेखक हैं, इन्होंने मुद्रा राक्षस में तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य था उसकी दुरभिसंधियों का वर्णन किया है, मतलब षड्यंत्रों का। और उसके अलावा कुछ और किताबें लिखी हैं, जिसमें से कि 2 महत्वपूर्ण है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम है, और इसके अलावा अभिसारिका वंचितक है, या अभिसारिका बंधितक भी से कहा जाता है। अब ये जो ग्रंथ है अभिसारिका बंधितक या वंचितक, ये अप्राप्य है। अप्राप्य का मतलब क्या? ये अब वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसे हम सिर्फ सुनते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो प्रतियां हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। देवी चंद्रगुप्तम मौजूद है, और इसके अलावा ये मुद्रा राक्षस, इसका भी अवशेष हमें प्राप्त होता है। मतलब मूल रूप में तो नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इसका फिर से जो पब्लिकेशन हुआ है उस रूप में हमें मिलती है। ये कुछ बातें हैं। इसके बाद कुछ और ग्रंथ लिखे गए थे, उनका भी विवरण यहाँ देख लीजिए। क्षेमेंद्र ने लिखा था बृहत कथा मंजरी को। बृहत कथा नाम का जो मूल ग्रंथ था उसे लिखने वाले गुणाढ्य थे, और गुणाढ्य ने इस ग्रंथ को चमड़े पर लिखा था। मतलब इंसानी या पशुओं के का जो चमड़ा होता है, चर्म होता है, उस पर रक्त की स्याही से लिखा था। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो जिस राजा के अधीन काम कर रहे थे उस राजा ने इन्हें नाखुश होकर अपने दरबार से निकाल दिया, मतलब अपने दरबार से बहिष्कृत कर दिया, और कह दिया कि राज्य में कोई इन्हें आश्रय नहीं देगा। मतलब राज्य में अगर कोई इन्हें ठिकाना रहने के लिए देता है तो वह भी दंड का भागी बनेगा, और ऐसे में गुणाढ्य को कहीं शरण नहीं मिलती है। ये रहते हैं बहुत विद्वान, लेकिन खरी खरी सुनाते हैं, मतलब एकदम जो सही बात होती है उसको बोलते हैं, और इसी कारण राजा इनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो गुणाढ्य जंगल में चले जाते हैं, जब नगर में इन्हें स्थान नहीं मिलता तो जंगल में जाते हैं, और जंगल में जहां ये पहुंचते हैं वहां पिशाचों का यानी वैम्पायर्स का डेरा होता है। और ये जो पिशाच होते हैं ये इनके ऊपर खुश हो जाते हैं, मतलब इनकी कहानियों और इनकी विद्वता से वो प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि आप दुखी क्यों होते हैं, आप अपनी कहानियों को हमें सुनाइए। मतलब यहाँ पे आप अपनी कहानियों की रचना कीजिए, क्योंकि इन्हें कहानियां लिखने का बहुत ज्यादा बड़ा शौक था। मतलब गुणाढ्य जो थे ये कथा लिखने में रुचि रखते थे, और इनकी कहानियां काफी अच्छी होती थी। कहा जाता है कि बृहत कथा नाम का जो ग्रंथ है उसी से सारी जितनी भी वर्तमान में भारतीय प्राचीन कहानियां हैं उनका जन्म हुआ है, सब वहीं से पैदा हुई है, उसके अलावा और कोई स्रोत नहीं है, सब वहीं से निकल कर आई हैं और फैल गई हैं। तो ये जो बृहत कथा नाम का ग्रंथ है ये भी अपनी मूल अवस्था में नहीं प्राप्त होता, इसका आधा से अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका है, उसी की कहानी यहाँ आप सुन रहे हैं। तो जो गुणाढ्य थे उन्हें चर्म के रूप में पन्ना उपलब्ध होता है और रक्त के रूप में स्याही उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि पिशाचों के पास यही था। पिशाच जो थे वो इंसानों का और जानवरों का खून पीते थे और उनकी चर्बी खाते थे, तो जो चमड़ा बचता था वो पन्ने के तौर पे उपलब्ध हुआ। मतलब उस पर लिखिए आप, और किससे लिखिए? तो खून की स्याही से लिखिए। और ऐसे करके गुणाढ्य ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिख डाला। जब ग्रंथ तैयार हो गया तो ये बड़े आत्मविश्वास से भर गए। इन्हें लगा कि राजा को अगर दिखा दिया जाए, मतलब राजा के सामने इतना बढ़िया वाला, मतलब इतनी शानदार लेखनी में लिखा गया ग्रंथ अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो राजा खुश होकर हमें दरबार में वापस स्थान दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चमड़े वाला और खून की स्याही से लिखा हुआ जब ग्रंथ लेकर वहां पहुंचते हैं तो राजा दूर से ही इन्हें भगा देते हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी ऐसा घिनौना ग्रंथ अगर लेकर जाएगा तो उसके अंदर क्या बात लिखी है ये तो लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या होंगे? उससे घिन करेंगे, रुष्ट हो जाएंगे। और राजा ने इन्हें भगा दिया। अब भगाने से इन्हें बड़ा दुख पहुंचता है, ये बड़े मन से उसको लिखे रहते हैं, तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं और वापस उसी स्थान पर आते हैं जहां पिशाचों का डेरा था, और इस पूरे ग्रंथ को आग प्रज्वलित करके उसमें झोंकने वाले रहते हैं, मतलब फेंक देने वाले रहते हैं। तो ऐसे में जो पिशाच होते हैं वो रोकते हैं इन्हें, कहते हैं रुक जाइए, आपने इतनी मेहनत से लिखा है तो एक काम करिए, आप आग में ही डालना चाहते हैं तो आग में ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले कहानियां हमें सुना दीजिए। मतलब एक एक करके आप कहानियां सुनाइए और उसके बाद तब आप ग्रंथ को नष्ट कर दीजिएगा, आपकी इच्छा। तो गुणाढ्य को भी ठीक लगता है, तो वो करते क्या है, एक एक करके कहानियां सुनाते हैं और जितना सुना लेते हैं उतना हिस्सा आग में झोंकते जाते हैं, और ऐसे कर करके आधा से अधिक ग्रंथ जो है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। और ये कहानियां जब
वहाँ पे सुनाई जाती हैं तो आसपास के लोग भी आकर्षित होते हैं कि भाई कौन इतनी सुंदर कहानियाँ सुना रहा है। और ऐसे में चर्चा जो है वो राजा के पास पहुंचती है कि जंगल में कोई विद्वान जो है वो डेरा डाले हुए है और वो अपनी रचना को आग में झोंकता जा रहा है और उसमें लिखी हुई कहानियों को भूतों और पिशाचों को सुना रहा है। तो राजा को बड़ा पछतावा होता है, तुरंत समझ जाते हैं कि कौन होगा और तुरंत वहां पहुंचते हैं और उन्हें रोक देते हैं। जितना वो जला चुके थे वहीं पर उनका हाथ रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करो और वापस चलो। और वापस वो अपना बचा खुचा जो अजला ग्रंथ होता है उसको लेकर आते हैं और उसका फिर से नई पांडुलिपि तैयार की जाती है। इस प्रकार से गुणाढ्य को वापस दरबार में स्थान मिलता है और वो जो ग्रंथ है, बचा खुचा ग्रंथ, पूरा नहीं, जो बचा खुचा ग्रंथ था वो बृहत कथा के नाम से विख्यात होता है। तो ये कहानी थी बृहत कथा की और उस पर अनेक टीका ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है बृहत कथा मंजरी। इसके अलावा सोमदेव नाम के एक जो ऑथर थे या राइटर थे, उनके द्वारा लिखा गया है कथा सरितसार। तो कथा सरितसार में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण प्राप्त होता है। मतलब ये शूद्र कुल से पैदा हुआ था ऐसा कहा जाता है। इनकी माता शूद्र थी और पीछे जो विशाखा दत्त का आपने जिक्र देखा तो उसमें इनका कहना था कि जो नंद वंश के शासक थे वो इनके जनक के तौर पे माने गए। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ में भी इसका विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ जो है इसमें महाबोधि वंश का नाम आता है। यहाँ आप देख लीजिए, महाबोधि वंश जो है इसके अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित, इसका जो संबंध था वो राज परिवार से था। तो राज परिवार से संबंधित होने का समर्थन कई सारे ग्रंथ यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, इससे अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो एकाएक से ये किसी चरवाहे कुल से नहीं आ गया था, बल्कि ये नंदवंश या उस राजकुल से ही संबंध रखता था। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें कही गई हैं। वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। ये बौद्ध ग्रंथों का विवरण है। बौद्ध ग्रंथों में भी किसका? महाबोधि वंश का। इसके बाद हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है। इसमें चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। मतलब इसका महिमा मंडन किया गया है। परिशिष्ट पर्वन इस ग्रंथ का नाम है और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन है? हेमचंद है। और मयूर पोषकों का ये ग्राम है, मतलब गांव है, और उसके जो मुखिया है उनकी बेटी का ये बेटा है, मतलब मुखिया का पौत्र है या नाती आप कह सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद विलियम जोन्स के बारे में आपने देखा ही कि सैंड्रो कोट्स की पहचान ये चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहले करते हैं। और एरियन और प्लूटार्क, ये दोनों जो दार्शनिक और विद्वान हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। ये यूनानी है, तो यूनानी लैंग्वेज आपको यहाँ दिखाई दे रही है। चंद्रगुप्त मौर्य को ये क्या कहते हैं? एंड्रोकोट्स कहते हैं। जबकि जस्टिन जो है, यहाँ आप देख रहे हैं एंड्रोकोट्स, इसके बाद जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों की भेंट का भी वर्णन किया है। मतलब दोनों मिले थे, ऐसा किसका कहना है? जस्टिन का कहना है। ये बहुत ज्यादा सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी सिकंदर महान और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की मुलाकात हुई थी, ऐसा जस्टिन का कहना है। ये कुछ बातें हैं। इसके बाद चाणक्य के बारे में यहाँ वर्णन दिया गया है और कहा गया है कि ऋषि चाणक्य के ये पुत्र थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य था। चाणक्य का मतलब होता है चतुर, हद से ज्यादा चतुर। तो यहाँ चाणक्य से बने हैं चाणक्य। और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इनका वर्णन प्राप्त होता है। और कौटिल्य ने इसके अलावा एक पद्म खंड में, यहां माफ कीजिएगा पद्य खंड है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, पद्य खंड होगा। पद्य खंड का मतलब एक काव्य का अंश। तो उसमें विष्णुगुप्त नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऐतिहासिक जो प्रमाण है उसमें चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त प्राप्त होता है। मतलब इनका प्रारंभिक नाम यही था और पिता के नाम के आधार पर इन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। और उससे भी ज्यादा चाणक्य कहने का जो मूल यहाँ पे मतलब था वो इनकी नीतियों की वजह से था। कौटिल्य और चाणक्य, इस प्रकार के नाम इन्हें दिए गए। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्स्यायन, कात्यायन आदि नाम भी इन्हीं में से हैं। मतलब ये सब नाम भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? तो अंशुल है, अंशु है, अंगुल है, वात्स्यायन है और कात्यायन है। पुराणों में इसे द्विजर्षभ के नाम से संबोधित किया गया है। अब द्विजर्षभ का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। देखिए, द्विज शब्द का मतलब होता है ब्राह्मण और इसमें जर्षभ शब्द जो जोड़ दिया गया है ये इसे श्रेष्ठ बनाता है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के तौर पे इन्हें उल्लिखित किया गया है। और कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांतों का काफी अच्छे से वर्णन है। वही चीज है, मतलब लोक प्रशासन जो उस समय का था और राजनीति दोनों के मायनों में ये बहुत खास ग्रंथ है। इतना बेजोड़ ग्रंथ आज के समय में भी लिखा नहीं जा सकता। और इसमें जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है उसका विवरण हमने पीछे विस्तार से देखा है, उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इनकी व्याख्या सबसे पहले यहीं पर मिलती है। मतलब पूरे राज्य को एक शरीर मान लिया गया और उसके बाद अलग अलग अंगों के रूप में राज्य के जो विभिन्न विभाग होते हैं उन्हें यहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया। ये चीजें। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है,
बल्कि ये राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है, ऐतिहासिक भी है। इसे आप ऐतिहासिक ग्रंथ होने से मना नहीं कर सकते। ऐतिहासिक तो है ही है, इससे मौर्य वंश की तत्कालीन जो स्थितियां थी उसकी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन साथ साथ इसकी जो मूल उपलब्धि है वो ये है कि ये एक राजनीतिक ग्रंथ है और इतना बेजोड़ आज तक नहीं लिखा गया। मैकियावेली के द प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है और इसी वजह से कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये कुछ बातें हैं। अब ये जो बॉक्स है इसको देख लीजिए। बॉक्स को देखने से पहले ये पैराग्राफ नीचे वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। और इसका जो साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, तो जैन और तमिल जो लिटरेचर है वहां से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि प्राप्त होती है। और दक्षिण भारत एक दुर्गम क्षेत्र हुआ करता था उस समय, तो वहां पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि आपने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ये कुछ बातें। अब इसके बाद ये जो बॉक्स है, मतलब ये अलग घेरा बना हुआ है, इसको देख लीजिए। इसमें कुछ सिक्कों का वर्णन प्राप्त किया गया है। ये सिक्के हैं। एक जो चित्र आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये वाला, ये कैसा सिक्का है, ये हिंद यवन सिक्का है। इसे जूम कर लेते हैं। अब देखिए, ये हिंद यवन सिक्का है और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं वो कुषाण कालीन सिक्का है। तो लगभग 2200 वर्ष पहले, यानी 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए, कोई भी साम्राज्य खड़ा होता है और उसके बाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है और अंत में धीरे धीरे ढलान की ओर आता है और समाप्त हो जाता है। ये हर साम्राज्य के साथ होता है, हर सभ्यता के साथ होता है। मतलब कोई भी सभ्यता एकदम अमर या अजर नहीं होती, उसमें पतन होता है। तो वही चीज यहां भी हुई। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसके स्थान पर और साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए नए राज्य जो हैं वो उदित होते हैं। आपने देखा कि मौर्य साम्राज्य बहुत फैला हुआ था, बहुत विस्तृत था, तो उसके टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं, उससे नए नए राज्य निकलकर सामने आने लगते हैं। और पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहता है। ये हिंद यवन राजा ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी नहीं रहते हैं, तो इनका शासन यहाँ पर हो जाता है, इन्हें मौका मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन जो पूरा शासन था, राजवंश था, उसका पतन होने के बाद इन्हें अवसर प्राप्त होता है और ये फैलते हैं और करीब 100 साल तक शासन करते हैं। इसके बाद मतलब इन राजाओं के बाद जो पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत था, वहां पे शक नाम के मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित होता है। ये बाहर से आए हैं, तो ये शक जो है ये भारत पर शासन करते हैं और इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 साल तक टिके रहे, मतलब लंबे समय तक। 100 साल से यहाँ हम लोग इसे माप रहे हैं, लेकिन कुछ जो राज्य थे उनकी सीमा रेखा 500 साल तक चली गई थी, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजित नहीं किया। मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य के आने में जो समय लगा उसके बीच का लाभ इन्होंने उठाया। तो शक शासकों का बीच में लंबा दौर चलता है और बाद में गुप्त वंशीय जो शासक होते हैं वो इन्हें पराजित करते हैं। और इसके बाद शकों के बाद कुषाणों, शक के बाद कौन आए, कुषाण आए लगभग 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले। सोचिए कितनी पहले की बात है। और इनका शासन स्थापित होता है। ये सब एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो इसीलिए यहाँ अध्याय 9 और अध्याय 10 आपको बताया गया है कि वहां जाकर देखिए, लेकिन आप यहीं बने रहिए, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पूरा सारांश आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो एनसीईआरटी का अध्याय 9 है उसमें आप कुषाणों के बारे में और ज्यादा जानेंगे, तो आप चाहें तो एनसीईआरटी की किताब खोलकर देख सकते हैं, उसमें ये पूरा बॉक्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद उत्तर तथा मध्य भारत में, मतलब भारत में हमारा देश जो है वो चतुष्कोणीय आकृति का है, ये आप जानते हैं। तो इसके 4 कोने हैं। तो जो उत्तर वाला क्षेत्र है और इसके अलावा जो बीच वाला हिस्सा है, मध्य भाग है इसका, वहां पर कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक साम्राज्य की स्थापना की। वही शुंग वंश की बात कही जा रही है और ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ये आप जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की और शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता है जब तक कि 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं होती है। मतलब एक स्थायी बृहद साम्राज्य के तौर पे मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य का नाम लिया जाता है, लेकिन बीच में ये छोटे छोटे जो अलग अलग राजवंश उभर कर सामने आते हैं, इनकी परिस्थितियों का यहाँ पे हम पूरा जिक्र देख रहे हैं, ब्यौरा देख रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ बाहरी शक्तियां हैं जैसे कि शक है, कुषाण है। इसके अलावा कुछ देशी लोग हैं जैसे शुंग है, कण्व है। ये लोग क्या है, देशज है। पुष्यमित्र शुंग ये मौर्य सेना नायक था और सेनापति रहते हुए इसकी महत्वाकांक्षाएं जागती हैं और अंत में ये शुंग वंश की नींव डालता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ दिखाई देती हैं और गुप्त साम्राज्य की स्थापना 1700 साल पहले हुई थी, ये जानकारी यहाँ देखते हैं हम। ये देखिए कुषाण कालीन सिक्का है, इस पर पूरा जो चित्र है एक शासक का वो बना हुआ है। सिक्के उस जमाने में भी गोल होते थे, यहाँ भी गोल दर्शाए गए हैं, और भी आकृतियों के होते थे, सिर्फ गोल नहीं होते थे। यहाँ पर जो गोल आकृति के सिक्के हैं वही दिख रहे हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, यहाँ देखिए
हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। जो पश्चिमी भारत वाला हिस्सा था, मतलब भारत का पश्चिम भाग, वहां पर शक राजाओं का शासन था। और यहाँ पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब एक ही क्षेत्र में दो शासक या दो शक्तियां प्रवेश करती हैं तो वहां टकराव होगा। कहा जाता है ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो वही चीज यहाँ दिखाई देती है। और लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहता है। सातवाहन राज्य भी लंबे समय तक रहता है। इसकी जो अवधि है ये लगभग 400 साल है, और 400 साल कम नहीं होता। तो इतने समय तक ये टिका रहता है, डटकर खड़ा रहता है। और लगभग 1700 साल पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित होता है। तो यहाँ पर एक हल्की झलक आप देख रहे हैं अलग अलग राजवंशों की, जो कि बीच में जगह बना लेते हैं। मतलब मौर्य और गुप्त के बीच में ये स्थान बनाते हैं। लेकिन इनका जो विस्तार है, मतलब एक विस्तृत व्याख्या है, उसे आप आगे देखेंगे। तो ठीक है, इतना हमने बॉक्स में देखा। और यहाँ पर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चाणक्य के बारे में पर्याप्त चर्चा की। अब आगे चलते हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में और चाणक्य के मार्गदर्शन में, दोनों बात यहाँ एक साथ आती है। बिना चाणक्य के मार्गदर्शन के चंद्रगुप्त मौर्य कुछ नहीं था। भले ही उसके अंदर योग्य शासक होने के गुण थे, लेकिन उसे जमीन से उठाकर और इतने ऊंचे स्थान तक बैठाने का जो श्रेय है वो आचार्य चाणक्य को दिया जाता है। तो दोनों यहाँ पे एक साथ उल्लिखित होंगे। और बाद में बिंदुसार जैसे आराम तलब शासक को भी संभालने का काम और उतने बड़े साम्राज्य की देखरेख करने का काम ये भी कौटिल्य ही करते हैं। बिंदुसार जो था उसके पास बनी बनाई पूरी पृष्ठभूमि थी। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपना जीवन जो है वो मतलब कांटों के बिस्तर से शुरू करता है। मतलब उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पहले तो नंदों के साथ संघर्ष करना होता है, राज्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके बाद राज्य का विस्तार करना, उसकी नींव खड़ी करना, ये कठिन काम होता है। तो वो सब उसने किया। लेकिन उसका बेटा जो था बिंदुसार, उसे बना बनाया राज्य मिल गया था, तो वो आराम तलब था, रास रंग में डूबा रहता था। हालांकि प्रतापी वो भी था, लेकिन उसके पास पिता जैसी जो सक्रियता थी वो नहीं थी। बाद में उसका बेटा जो अशोक है वो चक्रवर्ती सम्राट के तौर पे अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वो प्रबल रहता है। तो शासक के तौर पे बिंदुसार जो था वो योग्य नहीं था, लेकिन वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। फिलहाल बिंदुसार पर चर्चा होगी। पहले चंद्रगुप्त मौर्य को देख लेते हैं पूरे संपूर्ण रूप में। तो इसने समस्त भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया। वही अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ दिखाई देता है। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेशों पर हो गया था। बहुत विस्तृत साम्राज्य था। इसकी एक झलक जो है हम पीछे देख चुके हैं। रुद्रदामन का जो अभिलेख है, इसमें पश्चिमी भारत पर इसके अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब पश्चिमी भाग जो भारत का था वहां भी इसने अधिकार कर लिया था। और जैन ग्रंथों ने कहा है कि सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा था। और इसकी मृत्यु के समय इसके साम्राज्य का विस्तार, यहां आप देख लीजिए, इसकी जब मृत्यु होती है उस समय तक इसके साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वत से, और हिंदुकुश पर्वत इसकी लोकेशन कहां पे है? पश्चिम में है। ये भारत का पश्चिमी छोर है। तो यहां से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था। मतलब पूरा जो उत्तर भारत का और पश्चिम से लेकर पूर्व वाला दायरा था उसको इसने ढक रखा था। ये बड़ी बात होती है। और 185, माफ कीजिएगा, यहाँ एक लाइन छूट गई है, इसको देख लीजिए पहले। उत्तर में अगर देखा जाए, यहाँ तो पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है। मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, बीच का जो पूरा एरिया था उसमें इसका साम्राज्य विस्तृत था। और यहाँ पर उत्तर में अगर बात करें, उत्तर की ओर अगर बढ़ते हैं तो वहां पर हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर और दक्षिण में मैसूर तक था। मतलब एक तरह से पूरा भारत ही इसने ढक रखा था। बड़ी बात होती है, ये काफी बड़ी बात है। और इसके बाद 150 ईस्वी में रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख आता है उसमें आनर्त और सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगत द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण के उल्लेख प्राप्त होते हैं। मतलब नहर निर्माण और बांध निर्माण, ये सब यहाँ से वर्णित किया जाता है। और ये वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और इसका जो समय काल है वो 150 ईस्वी है। तो यहाँ से बहुत सारी जानकारियां एक साथ आपको प्राप्त हो रही है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसका जो सन है वो क्या है? 150 ईस्वी है। और इससे ये शिलालेख जो था, शिलालेख का मतलब क्या? पत्थर पर उकेरी गई आकृति। मतलब जो अक्षर थे वो पत्थर पर लिखे गए थे। और इसमें सौराष्ट्र वाले प्रदेश में जो प्रशासन था काफी सुदृढ़ था, इसका विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। मतलब सिंचाई का वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो निकलकर इसलिए आता है क्योंकि वहां पानी का अभाव था और जल की समस्या से निपटने के लिए नहर खुदवाई गई और बांध बनवाया गया। बांध से नहर निकालने का मतलब ये होता है कि आप सिंचाई के पर्पज से वो काम कर रहे हैं।
तो यहाँ कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया गया था और करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया था, बल्कि उसके राज्यपाल के द्वारा ये किया गया था। तो ये कुछ चीजें यहाँ से दिखाई देती हैं और इन सारी बातों से ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में उस समय शामिल था, निश्चित रूप से रहा होगा, तभी वहां पर नहर बनी और इस प्रकार का काम हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। दृढ़ निश्चय और अखंड विश्वास का प्रतीक था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके पीछे जो चाणक्य थे उनके जैसी एक मजबूत दीवार खड़ी थी जो कि समय समय पर इसे प्रोत्साहित करते थे। तो इस वजह से एक सामान्य सेना होते हुए भी इसने नंद वंश को पहले गिरा दिया और उसके बाद अपने सैन्य बल के सहारे इसने यूनानियों को भी काफी हद तक धूल चटाई थी। और उसी में से एक था सेलुकस निकेटर, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसे विवश होना पड़ा संधि करने के लिए। ये बहुत महत्वाकांक्षा लेकर आया था, लेकिन पराजित होता है इसके हाथों। ये कुछ बातें हैं। और ऐसा कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। यूनानी लेखक ने बिंदुसार को, अब यहां से चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का जिक्र शुरू होता है, यानी दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य की संतान जो कि है बिंदुसार। नाम इनका बिंदुसार क्यों है ये आप कहानी पीछे सुन चुके हैं। तो यूनानी लेखक जो है इसे अमित्रचेट कहते हैं। अमित्रचेट जो है ये संस्कृत स्वरूप का बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब यूनानी भाषा जो है यहाँ संस्कृत से प्रेरित हो जाती है। तो अमित्रचेट है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा अगर संस्कृत में आप देखें तो अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र मतलब क्या? जो मित्र ना हो, और जो मित्र नहीं है वो शत्रु होगा। और घात का मतलब होता है मारना या नुकसान पहुंचाना। तो जो शत्रु है उनका हंता, शत्रुहंता के तौर पे इसे विख्यात किया गया है। और जो जैन ग्रंथ है उसमें इसने सिंहसेन के नाम से उल्लिखित किया गया है। और जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। ये दुर्धरा जो थी ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी और इन्हीं से बिंदुसार की उत्पत्ति होती है। ये जहर का सेवन कर लेती हैं अनजाने में और इसी वजह से इनके बच्चे के शरीर पर बिंदु पड़ जाते हैं। और दिव्यावदान जो कि ये ग्रंथ है, इसमें बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह का जिक्र प्राप्त होता है। मतलब विद्रोह यहाँ पे तक्षशिला वाले क्षेत्र में हुआ था और उसको दबाने के लिए इसने अपने बेटे अशोक को भेजा था, जो कि अल्पवयस्क अवस्था का था। उसे यहाँ पर भेजा जाता है और अशोक यहाँ अपनी काबिलियत का परिचय देता है। तो बिंदुसार के पास योग्य पृष्ठभूमि थी, मतलब पहले से ही उसके पिता का बनाया हुआ एक खड़ा किया हुआ साम्राज्य था और योग्य बेटे थे। तो ऐसे व्यक्ति को और क्या चाहिए? मतलब बना बनाया ऐशो आराम का साधन आपके पास है, एक बड़ा विस्तृत साम्राज्य आपके सामने फैला हुआ है, आपके शत्रु आपके साम्राज्य से डरते हैं। जो दबदबा चंद्रगुप्त मौर्य ने कायम कर रखा था वो आज भी बना हुआ था, तो कोई भी जल्दी आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। और उसके अलावा इसके जो पुत्र थे वो काफी ज्यादा सक्रिय रहते थे। तो ऐसे में बिंदुसार आराम फरमाता था। आपने देखा होगा कि ये बाद में जो विदेशी राजदूत होते हैं उनसे डिमांड करता है, अलग अलग तरह की अंजीर और शराब मंगवाता है, तो वो सब भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बिंदुसार के समय में जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था उसकी जानकारी हमें दिव्यावदान नाम के बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये चीजें अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा जो तारीख है उसके हिसाब से देख लीजिए, मतलब समय के हिसाब से। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व, यहाँ हम लोग पीछे की तरफ गिनती गिन रहे हैं। उल्टी गिनती क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। तो जो ईसाई कैलेंडर है उसके हिसाब से हम उल्टा चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम नंद शासक था धनानंद, उसकी हत्या की और मौर्य वंश की नींव डाली। ये बात हम पीछे जान चुके हैं। इसने यूनान के शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। सेलुकस निकेटर जो था वो इससे हार जाता है और अंत में संधि करता है और अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर देता है। इसके बाद सेलुकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये वही मेगस्थनीज है जो कि इंडिका नाम की जो पुस्तक है उसको लिखता है। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था उसका वर्णन यहां से मिलता है। तो इसको देख लीजिएगा। सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर जब मर जाता है तो उसके बाद बेबीलोन का राजा बनता है सेलुकस, और सेलुकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया। इसकी भी वही महत्वाकांक्षाएं थी जो सिकंदर की थी, लेकिन ये सिकंदर की तरह उतना योग्य नहीं था। सिकंदर जैसे पैदा होना भी मुश्किल है, मतलब उसके जैसे भी महान लोग बहुत विरले ही जन्म लेते हैं। वो आक्रमणकारी भले ही था, लेकिन उसकी जो काबिलियत है उसकी तारीफ करनी चाहिए। फिलहाल सेलुकस ने भी वही महत्वाकांक्षा लेकर भारत में प्रवेश किया, सिंधु नदी को ये पार करता है और चंद्रगुप्त के साम्राज्य में प्रवेश करता है। लेकिन ये इसका गलत निर्णय रहता है। ये एकदम से मतलब जाकर जो मेन क्षेत्र होता है उसमें हाथ घुसा देता है और इसी वजह से हार जाता है। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में एक संधि होती है। और संधि क्या थी? संधि महत्वपूर्ण है। यहाँ जो संधि की शर्तें हैं इसे देख लीजिए। संधि शब्द जो है इसका मतलब होता है समझौता। एक संधि का मतलब होता है जोड़ना। फिलहाल
यहाँ पर जोड़ने वाला समझौता ये था, सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, ये पुत्री का नाम देख लीजिएगा, ये हेलेना है, इसका विवाह ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में क्या देता है, 500 हाथी उपहार में सेलुकस को देता है। तो सोच लीजिए उस समय कितने हाथी रहे होंगे। आज के समय में तो गिनती के हाथी बचे हुए हैं, मतलब ये 500 हाथी ऐसे ही उठाकर दे देता है। इसके बाद सेलुकस ने दहेज में क्या किया, यहाँ दहेज देने की परंपरा भी दिखाई देती है। तो दहेज में 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिए। कौन कौन से राज्य हैं, तो हेराल है, कंधार है, इसके अलावा बलूचिस्तान है और काबुल है। इनका जो तत्कालीन नाम था, उस समय का जो नाम था उसको भी देख लीजिए। हेराल को एरिया कहा जाता था, कंधार वाला जो क्षेत्र था उसको अराकोशिया के नाम से उस समय जानते थे, और ये जो जेड्रोशिया है ये असल में मकरान का तट था, यानी बलूचिस्तान प्रांत जो वर्तमान में है वो वाला हिस्सा। और लास्ट वाला जो है वो है पेरी पेमिशदाई, और इसी को वर्तमान में कहते हैं काबुल। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देता है, मतलब दामाद बना लेता है और दामाद को दहेज स्वरूप ये सब दिया जाता है। तो सोच लीजिए पहले के समय में राज्य दिए जाते थे, आज के समय में बाइक और 4 पहिया दिया जाता है। तो दहेज की परंपरा आज भी चल रही है, दूसरे रूप में चल रही है। फिलहाल यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, तो नोट हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, इसको देख लीजिएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत पर विजय का पता चलता है। मतलब ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे पश्चिम भारत, आपने पीछे देखा नहर खुदवाई, बांध बनवाया, वो सब जिक्र यहाँ से प्राप्त होता है। इसके राज्यपाल के द्वारा ये सब किया जाता है। इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति होती है। ये जो नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है ना, ये सबसे पहले कहाँ मिलता है, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। और यूरोपीय लेखक जो है वो तो इसे एंड्रोकोट्स के नाम से पुकारते ही हैं, ये आप देख चुके हैं। ये चीजें यहाँ पर है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, और 2 संप्रदाय वही श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो थे वो हीनयान परंपरा की तरह कट्टरपंथी थे, मतलब एकदम जो शुरुआती सिद्धांत थे महावीर वाले उनका वो पालन करते थे। और जो इनका दूसरा वाला संप्रदाय था जिसे कि हम श्वेतांबर कहते हैं, तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, मुंह पर सफेद पट्टी बांधते थे, लेकिन इनके जो विचार थे वो नवोन्मेषी थे, यानी आधुनिक थे। तो ये 2 विभाजन, मतलब संप्रदायों का अलग अलग विभाजन जैन धर्म में, ये चंद्रगुप्त के समय में होता है। और चंद्रगुप्त ने अंतिम समय जो था वो अपने कर्नाटक में बिताया था, मतलब ये अंतिम समय में अपना राजपाट छोड़कर कर्नाटक चला जाता है। यहां पर देख लीजिए अंतिम समय में ये जैन साधु भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों आचार्य थे जैन धर्म के, और इन्हीं दोनों के मतभेद की वजह से जैन धर्म के 2 टुकड़े होते हैं। एक लोग श्वेतांबर की ओर चले जाते हैं और दूसरे जो है वो दिगंबर को मानने लगते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो भद्रबाहु है इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है, इनका अनुयायी बन जाता है और अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। श्रवणबेल गोला में ये जाते हैं और वहां चंद्रगिरी पर्वत पे संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। जैन धर्म में संलेखना को काफी पुण्य का रास्ता माना जाता है, मतलब कहा जाता है कि अगर इस विधि से आप प्राण त्यागते हैं तो आपको सीधे मोक्ष की, मतलब मुक्ति की प्राप्ति होगी, जो भी वहां की परंपरा है उसके हिसाब से। अब ये संलेखना, जिसे कि वर्तमान में सिंझारा के नाम से जानते हैं, ये है क्या? तो यह जो पद्धति है ये एक तरह का सुसाइड है, यानी आत्महत्या, इसीलिए वर्तमान में ये विवादित है, मतलब न्यायालय के द्वारा इसे वर्जित किया गया है। इसमें भूखे प्यासे रहकर अपनी इच्छा से प्राण को त्यागा जाता है, मतलब आप अन्न और जल दोनों का त्याग कर देते हैं। सिर्फ वायु पीकर जिंदा रहते हैं तो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? शरीर जो है उसकी आवश्यकता है भोजन और पानी, धीरे धीरे करके शरीर सूखता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। ये सब चीजें हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रकार से प्राण त्यागे थे। ये कुछ चीजें यहां दिखाई देती हैं। इसके बाद स्ट्रैबो को देख लीजिए। स्ट्रैबो ने यह कहा कि बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा थे एंटियोकस, उन्होंने डाइमेक्स या डाइमेकस नाम का जो राजदूत था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये स्ट्रैबो का वर्णन है। और इसके बाद प्लिनी, ये जो दूसरे वाले हैं, इन्होंने कहा कि मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने ये टालमी द्वितीय जो थे इनका मूल नाम था फिलाडेल्फस। टालमी द्वितीय जो है ये इनकी उपाधि है, ठीक है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस प्रकार से जो नाम मिलते हैं ये उपाधि सूचक होते हैं। इनका जो मूल नाम था वो फिलाडेल्फस था। तो ये जो फिलाडेल्फस नाम के मिस्र के सम्राट थे, इन्होंने डायनोसिस नाम का या डायनोसियस नाम का जो राजदूत है वो मौर्य राज दरबार में भेजा था। और बिंदुसार ने, यहाँ उसकी विलासिता का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की थी, 3 वस्तुएं मांगी थी। और 3 वस्तुएं क्या थी? ये थी मीठी मदिरा, यानी अंगूर की शराब, अंगूर से बनती है ना शराब, वो वाली। और इसके अलावा अंजीर, जो कि एक प्रकार का फल होता है, और एक दार्शनिक। ये 3 चीजें मनोरंजन के पर्पज से, मतलब अपने सुख साधन को बढ़ाने के उद्देश्य से बिंदुसार ने मांग की थी। लेकिन यहां पर क्या होता है,
जो सीरिया के राजा एंटियोकस होते हैं वो मित्रवत रहते हैं इसके साथ। करते क्या है, जो अंगूर की शराब है और सूखा अंजीर है, मतलब अंजीर को सुखाकर लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता था, तो वो सब तो भेज देते हैं, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजते हैं। दार्शनिक इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि उनका कहना था कि हमारे यहाँ से दार्शनिक को कहीं और भेजने की, मतलब इस प्रकार से उपहार में देने की परंपरा नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो दार्शनिक को छोड़कर ये सारी चीजें बिंदुसार के पास भेज देते हैं। और बौद्ध साक्ष्य जो है, मतलब बौद्ध सबूत जो है, उसके अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का मतलब उज्जैनी की बात की जा रही है, वहां का वायसराय था, मतलब उप सम्राट के तौर पे वहां जाना जाता था। मतलब जो मुख्य सम्राट था वो कौन था, बिंदुसार था, लेकिन उसके उपशासक के तौर पे या उसका राज्यकाज यहाँ संभालने के तौर पे अशोक का नाम लिया जाता है। और ये सब विवरण हमें बौद्ध साक्ष्यों से प्राप्त होता है। इसके बाद असम और सुदूर दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, असम का मतलब क्या, पूर्वी छोर भारत का, और यहाँ पे जो सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र है उसे छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष, पूरा जो भारत था वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अशोक ने भी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसका जो साम्राज्य है वो असम और जो दक्षिण वाला एकदम सुदूर वाला हिस्सा है, मतलब एकदम किनारे जो एक तरह से अलग थलग पार्ट है, उसको छोड़कर बाकी पूरा भाग ये अशोक के साम्राज्य के अधीन होता था। और अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर, यहां आप देख लीजिए कौन सी लाइन है, यहां पे है ना, तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखे। विशाल समूह कैसे, क्योंकि साम्राज्य जब इतना फैला है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग आएंगे, तो इसको ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से किया जा सके। लेकिन ये सब बाद में होता है, ये धम्म वगैरह या धर्म की जो बात है, अहिंसावादी जो बातें हैं, ये बाद में होती है। पहले तो अशोक बहुत अहिंसक, माफ कीजिएगा, हिंसक रहता है। वह मार काट में विश्वास करता है, कलिंग में पूरा लाशें बिछा देता है, और वहीं से उसको एहसास होता है कि ये कितना गलत है। और इसके बाद वो बौद्ध धर्म की ओर झुकता है और अंत में बौद्ध बन जाता है, मतलब बुद्ध के फेवर में चला जाता है। तो ये चीजें यहाँ से दिखाई देती हैं। और सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये त्रिविध आयाम कहे जाते हैं जिसका पालन अशोक ने किया। मतलब इसने सहिष्णुता को अपनाया, उदारता को अपनाया और करुणा को अपनाया। अशोक ने 269 ईसा पूर्व के लगभग में, 269 ईसा पूर्व की ये बात है, इसके लगभग में ये मगध में राज सिंहासन पर आसीन होता है। इसकी जो राज सिंहासन पर बैठने की तारीख है वो 269 ईसा पूर्व है। और इसके अभिलेखों में इसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, इस प्रकार के जो शब्द हैं इससे संबोधित किया गया है। देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी वही चीज है। इसका मतलब यह है कि देवताओं का प्रिय, कुल मिलाकर देवताओं का चहेता। तो इस रूप में अशोक को उल्लिखित किया गया है। और देखने में सुंदर, ये भी प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, जो देखने में प्रिय लगे, अर्थात अच्छा लगे। इसके बाद पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से उल्लिखित किया गया है। अलग अलग जो ग्रंथ हैं वहां विभिन्न नाम प्राप्त होते हैं। तो अशोक के लिए पुराणों में अशोक वर्धन का नाम प्राप्त होता है। और दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। अशोक का पौत्र जो था दशरथ, वह भी देवानाम प्रिय की उपाधि को यहाँ अपने ऊपर धारण करता था। ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद जो सिंघली अनुश्रुतियां हैं, यानी सुनी हुई बातें, सिंघल का मतलब क्या, श्रीलंका वाला क्षेत्र, तो जो सिंघली भाषा थी उसकी अनुश्रुतियों की अगर हम बात करें, उसमें दीपवंश और महावंश का नाम लिया जाता है, जहां से हमें श्रीलंका का इतिहास प्राप्त होता है। इसमें यह कहा गया है कि अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। 4 बौद्ध धर्म की संगीतियां होती हैं, तो जो तीसरी वाली है वो पाटलिपुत्र में होती है। और उस समय जो शासन काल है वो सम्राट अशोक का रहता है। अध्यक्षता इस संगीति की करने वाले जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोगलीपुत्तिस। यह जो है ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं। इनका जो नाम है थोड़ा विचित्र है। तो यह जो है ये क्या है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, यानी बौद्ध भिक्षु है। और यह जो समय है यह अशोक का है। तो कौन सी बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी, ये जानना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। दीपवंश और महावंश, जिससे हमें श्रीलंका का इतिहास प्राप्त होता है, इसमें यह कहा गया है कि अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रोध नाम के भिक्षु ने, निग्रोध इनका नाम है, ये भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, इन्होंने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। शासनकाल का जो 4था वर्ष था, इसमें ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और उसके बाद मोगलीपुत्तिस, माफ कीजिएगा, मोगलीपुत्तिस, इनके प्रभाव में आके ये मोगलीपुत्तिस एक में मिला हुआ है। पुत्र यहाँ शब्द जो है ये संस्कृत का हो जाएगा, संस्कृत का ये शब्द है ही नहीं है, ये प्राकृत भाषा के अधीन आता है। तो मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर ये पूर्ण रूपेण बौद्ध हो जाते हैं। मतलब पहले तो ये बौद्ध धर्म की ओर झुकते हैं और उसके बाद ये पूरी तरह से बौद्ध बन जाते हैं। कब बनते हैं, जब मोगलीपुत्तिस नाम के एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनका इस पे प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दिव्यावदान के अनुसार
अशोक को उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये जो दिव्यावदान नाम का ग्रंथ है, इसमें अशोक को उपगुप्त नाम के आचार्य थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। और मौर्य शासकों में अशोक और उनके जो पौत्र हैं यानी पोते हैं दशरथ, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बीच में इनके पुत्रों का उल्लेख नहीं मिलता है, तो पुत्र तो थे ही। मतलब अशोक ने अपनी संतानों को बाहर धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भेजा था। आपने देखा कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा जाता है बाहर। इस प्रकार से और भी जो इनके संतति या रिश्तेदार हैं या आसपास के लोग हैं, उन्हें अशोक धम्म प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजते हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए या प्रसार के लिए। तो पूरा ही इनका जो कुनबा है वो बौद्ध बन जाता है, ये जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के अधिकारी का उल्लेख प्राप्त होता है। ये जो बॉक्स आप बगल में देख रहे हैं ना, शक सिक्का और सातवाहन सिक्का, इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले बगल वाला जो पीडीएफ है उसको देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के अधिकारी का उल्लेख प्राप्त होता है। और रज्जुकों की स्थिति ये किस प्रकार की थी, तो यह आधुनिक कलेक्टर होते थे यानी जिलाधिकारी होते थे। वर्तमान में जो डीएम की हैसियत होती है यानी जिलाधिकारी की औकात होती है, वैसे ही ये रज्जुक होते थे, यानी इनका रुतबेदार जो पद था वो हुआ करता था। और इसमें राजस्व और न्याय दोनों ही अधिकार इनके पास होते थे। मतलब राजस्व संबंधी भी ये निर्णय ले सकते थे और न्यायकर्ता भी होते थे, मतलब न्याय करने का भी इनके पास हक होता था। इसके बाद अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। ये जो शब्द है अग्रोनोमोई, ये किसके लिए इस्तेमाल होता था, ये जिले के अधिकारी के लिए यूज होता था। और मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों का मतलब क्या, लोग व्यापार करने के लिए झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करते थे, पैदल या किसी वाहन के द्वारा। और इस प्रकार से जो झुंड बनता था उसको काफिला कहा जाता था, और इसी को कारवां के नाम से भी उल्लिखित किया गया है। तो इसे सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। मतलब मौर्य काल में ये जो काफिले होते थे जो कि व्यापारिक उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, इसे सार्थवाह के नाम से पुकारा जाता था। यहां शब्द आप देख रहे हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्रा पर रोक लगा दी और उनके स्थान पर धर्म यात्राएं शुरू की। आपने देखा कि कलिंग विजय से ठीक पहले अशोक का जो जीवन था वो मार काट से भरा हुआ था। वो लगातार नरसंहार करता रहा, राज्य पर राज्य जीतता रहा, अपने साम्राज्य को फैलाता रहा। कितना खून उसने बहा दिया उसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। लेकिन कलिंग में जब वो बड़े पैमाने पर लाशों को बिछा हुआ देखता है और देखता है कि स्त्रियां जो है वो अपने पति और अपने संबंधियों के शव पर विलाप कर रही है, मतलब पूरा परिवार ही उनका जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इस प्रकार की स्थिति देखकर अशोक को बड़ा क्षोभ होता है, यानी ग्लानि होती है, और यहीं से वो हिंसा त्यागने का निर्णय लेता है। ये विवरण हम देख चुके हैं और ऐसा हम जानते भी हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि अशोक ने आखेट और विहार यात्रा पर रोक लगा दी। विहार यात्रा का मतलब है मनोरंजन के उद्देश्य से राजा जब खाली रहता था, मतलब खलिहर रहता था, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई युद्ध नहीं लड़ना होता था या राजपाट से थोड़ी फुर्सत रहती थी, तो वो आखेट करने के लिए निकल पड़ते थे। और आखेट के सिलसिले में वो पूरा कैंप डाल के, जैसे पिकनिक मनाया जाता है, उस उद्देश्य से निकलते थे, पूरा साजो सामान अपने साथ लेकर लंबे समय तक जंगल में टिकते थे और वहां पर मृगया करते थे, यानी आखेट करते थे और फिर वापस आते थे। इस प्रकार का विवरण मिलता है। तो ये जो यात्रा होती थी इसको विहार यात्रा कहा जाता था, मतलब घूमने टहलने के उद्देश्य से की गई यात्रा। और आखेट का मतलब होता है शिकार। तो इन दोनों पर अशोक ने रोक लगा दी, मतलब हिंसा यहां पर होती थी तो हिंसा को रोकने के उद्देश्य से इसे बंद करवा दिया और इनके स्थान पर धर्म यात्राएं, मतलब एक तरह से जो तीर्थ यात्राएं हैं उन्हें शुरू करवाया। तो ये एक धार्मिक उद्देश्य यहां पर पूर्ण होता है। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया की यात्रा क्यों की थी? क्योंकि वह गौतम बुद्ध के इनलाइटमेंट के स्थान को, यानी जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान को देखना चाहता था। अब यात्राओं का जो क्रम है उसको देख लीजिए। गया यानी बोध गया की बात की जा रही है, बिहार वाला क्षेत्र। उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। इस क्रम में वो यात्रा करता है अलग अलग स्थानों की। और ये सारी यात्राएं कैसी हैं? ये धर्म यात्राएं। तो यहां तक हमने अशोक के बारे में देखा और आगे भी देखेंगे। पहले जरा सा ये जो बॉक्स है इसको देख लीजिए। इसमें शक और सातवाहन काल के जो सिक्के हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। और पीछे हमने देखा कि सिक्के गोल थे। अब यहाँ देखिए जो सातवाहनों का सिक्का है वो कैसा है? लगभग चौकोर है। तो इस प्रकार के भी सिक्के पहले मिलते थे। तो देख लेते हैं। दक्षिण भारत में 2200 साल से लेकर 1800 साल पहले, मतलब कुछ जो विवरण है वो 2200 साल पहले के प्राप्त होते हैं और कुछ 1800 साल पहले के मिलते हैं। इसमें चोल, चेर और पांड्य, ये जो राजवंश है इनके बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ इन्हीं का विवरण दिया गया है। चोल, चेर और पांड्य इन्होंने शासन किया था और लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी।
ये सब दक्षिण भारत के विषय में उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। और इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें इनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। तो किसी भी साम्राज्य का अच्छा विवरण वहाँ की जो पांडुलिपियाँ होती हैं, मतलब उस समय तत्कालीन लिखी हुई किताबें होती हैं, उनसे पता चलता है। इसके अलावा जो सिक्के होते हैं वो भी काफ़ी कुछ बताते हैं, उससे भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। तो इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब ये जो साम्राज्य थे तत्कालीन, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहे थे, और ये बदलाव जो थे ये आम जनजीवन से जुड़े हुए थे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब किस प्रकार के बदलाव थे? तो जैसे कि कृषि का प्रसार हो रहा था, नए शहरों का विकास हो रहा था, नए नए नगर बस रहे थे, उद्योग और व्यापार में प्रगति हो रही थी, लगातार वो तरक्की कर रहे थे। इसके साथ साथ व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर के जमीन के रास्तों की खोज की थी, आपने देखा कि व्यापारी जो है वो काफिले बनाकर चल रहे हैं। तो काफिले बनाकर ये चलते थे, तो इन्हें चलने के लिए रास्ता चाहिए ना, तो रास्ता ये खोजते थे, और इसी खोज के क्रम में ये नए नए मार्गों की यहाँ पे खोज कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे। वो सब यहाँ दिखाई देता है। ये सब जमीनी रास्ते हैं, और इसके अलावा समुद्री रास्ते भी खुल जाते हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ पर मानचित्र जो एनसीईआरटी में दिया होगा उसको देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ ये कहा गया है कि पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और इसके अलावा पश्चिम एशिया, यहाँ पर समुद्री रास्ते भी खुल जाते हैं। मंदिरों, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण होता है। नगर बसेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे स्थापत्य जो है वो डेवलप होंगे, विकसित होंगे, तो वो सब चीजें यहाँ बनती हैं। किताबें लिखी जाती हैं, बड़ी बड़ी किताबें, पांडुलिपियाँ तैयार होती हैं, और उससे हमें तत्कालीन जो समय है उसकी सूचना प्राप्त होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक खोजें भी होती हैं। ये सारी बातें एक साथ घट रही थी, मतलब बड़े पैमाने पर आमूल चूल परिवर्तन हो रहे थे, ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। और इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए आप इन चीजों को देखेंगे तो आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये रिवीजन की सीरीज है, दोहराने के पर्पज से चलाई जा रही है। अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए। देखिए किताबों का कोई विकल्प नहीं होता। वीडियो लेक्चर आप देखते हैं वो सही बात है, वीडियो के माध्यम से आप कम समय में ज्यादा सूचना प्राप्त भी कर लेते हैं, तो देखना चाहिए, अच्छा है, लेकिन एक बार किताबों को भी जरूर पढ़िए। इससे आपकी विश्लेषण की जो क्षमता है वो डेवलप होगी, विकसित होगी, और वो आपके लिए फायदेमंद होगी। कहाँ पर? मुख्य परीक्षा में। तो ठीक है, ये सातवाहन काल के सिक्के हैं, सिक्कों से हमें काफी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो ये चौकोर है, और देखिए इस पे हाथी बना हुआ है, ये जो जीव आप देख रहे हैं ना, ये हाथी है असल में। और इसके चारों ओर अलग अलग जो लिपियां हैं उसमें कुछ खुदा हुआ है, कुछ लिखा गया है जिसे कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये पठनीय नहीं है। और इसकी आकृति आप देख लीजिए, ये चौकोर है। तो सिक्के सिर्फ गोल होते हैं, इस धारणा को त्याग दीजिए। इसके अलावा ये वाला गोल है, ये शककालीन सिक्का है, इस पर भी कुछ खुदा हुआ है और किनारे पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद वापस जो पीडीएफ है व्हाइट कलर का, सफेद वाला, उस पर चलते हैं। देखिए इसमें हमने अशोक के बारे में देखा था, और अशोक के बारे में हमने ये देखा कि वह धर्म यात्रा करता है, यानी गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, जो बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है, वहां की ये सैर करता है। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 10 साल पूरे होने के बाद ये बोध गया जाता है। 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा करता है, और वहां पर अपना एक शिला स्तंभ स्थापित करता है। जहां जाता है वहां पे शिलालेख लिखवाता है, ताकि यादगार के तौर पे वो सुरक्षित रहे। और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया जाता है। मतलब वहां पे जो कर वसूला जाता है जनता से, और वो किस प्रकार का होता है, धर्म आधारित होता है, उसको अशोक के द्वारा माफ कर दिया जाता है। किस लिए माफ किया जाता है? क्योंकि लुम्बिनी में ही जो आम्र वाटिका थी वहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था, और बुद्ध में अशोक की गहरी आस्था होती है। इसके अलावा भू राजस्व, जो जमीन का टैक्स था, उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। मतलब 1/6 जो 6वां भाग था उस पर कर लिया जाता था, तो अब 1/8वें हिस्से के तौर पे कर को वसूला जाता था, मतलब इसे घटा दिया गया। ये कुछ बातें। इसके बाद अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मतलब जो आम जनजीवन की उस समय की भाषा थी उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बुद्ध की भी यही विशेषता थी, बुद्ध ने सामान्य भाषा को प्रयुक्त किया, जो कठिन भाषा थी उसका इस्तेमाल नहीं किया, और यही कारण था कि लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे। तो अशोक के भी जो अभिलेख हैं वो इसी प्रकार के हैं। वो प्राकृत भाषा, भाषा और लिपि में अंतर होता है। भाषा वो होती है जिसे आप बोलते हैं, और लिपि वो होती है जिसे आप लिखते हैं। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर मिलती हैं। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि केवल 2 अभिलेख, और 2 अभिलेख कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न बनेगा। देखिए यहां से बन सकता है, यह है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। यहां पर खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जितने हैं वहां पर ब्राह्मी लिपि मिली है, मतलब प्राकृत भाषा मिली है और ब्राह्मी लिपि मिली है। लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो अशोक के हैं,
यहाँ से हमें खरोष्ठी लिपि प्राप्त होती है। तक्षशिला में आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख प्राप्त होता है, जबकि शरेकुन नामक स्थान से यूनानी और आरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय जो अभिलेख है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से और भी अभिलेख मिलते हैं, मतलब जो पश्चिमी भाग है वहां से और भी विभिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखे गए जो अभिलेख हैं वो प्राप्त होते हैं। इस पर यूनानियों का प्रभाव दिखता है, लेकिन प्रामाणिक रूप से जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ये चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और है, जैसे देख लीजिए लंगमान नामक स्थान से, यहाँ आप देख रहे हैं लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक के अभिलेख की प्राप्ति हुई है। मतलब इसके अभिलेख तो मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो मिल रहे हैं वो किस रूप में मिल रहे हैं? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। इसके अलावा आरमाइक, खरोष्ठी, इस प्रकार से और भी जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं। आगे चलते हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि, इसका सबसे पहले उद्वाचन पत्थर की पट्टियों, पत्थर की पट्टी का मतलब है कि पत्थर के पतले पतले टुकड़े होते थे और वो शिलालेख कहे जाते थे, उसी पर उकेरा जाता था अक्षरों को। इस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था और इस कार्य को संपादित करने वाले जो पहले विद्वान थे वो सर जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की। सबसे पहली बार इन्होंने ही पढ़ा था, इससे पहले कोई पढ़ नहीं पाता था, ये पठनीय नहीं थे। सबसे मुश्किल तो ये होता है कि जो प्राचीन भाषा है उन्हें समझा जा सके, और समझना बड़ी बात होती है। अगर समझ लिया तो उस समय की काफी जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप को इस मामले में तारीफ उनकी करनी चाहिए। ये अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हैं और इसके बाद कुछ और नाम यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो जुड़ते किसके हैं देख लीजिए, D.R. भंडारकर। इन्होंने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। सिर्फ अभिलेखों को इन्होंने बेस बनाया है, बाकी कुछ उसमें ध्यान में नहीं रखा है। जितना कुछ अभिलेखों में वर्णित है उसको यहाँ पर बेस बनाकर इन्होंने कल्पना आधारित एक इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसके अलावा प्राक अशोक जो ब्राह्मी लिपि है, यानी पहले वाली जो ब्राह्मी लिपि है, इसका पता श्रीलंका में स्थित एक अनुराधापुर नामक स्थान है, वहां से चलता है। यहाँ से जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि थी उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ और स्थान है, वहां से अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिलता है, जिनके नाम जैसे पिपरहवा है, सोहर गौरा है, इसके अलावा महास्थान है। इन स्थानों से भी इस प्रकार की जो लिपियां हैं वो हमें मिलती है। प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि का जिक्र आपने पीछे देखा, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाहिनी ओर से शुरू करते थे और बाईं ओर लिखते थे। मतलब कैसे? इधर से शुरू करें और इधर की ओर जाएं, फिर यहां से वापस लौटते थे, फिर यहीं से शुरू करते थे और इधर की ओर जाते थे। आमतौर पर लिखने का तरीका क्या होता है? बाएं से दाएं, जो हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं या अंग्रेजी और रोमन लिपि का यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? दाहिने से बाईं ओर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि बाएं से दाहिनी ओर बढ़ते हैं। और यहाँ खरोष्ठी में उल्टा था, इसे आप देख रहे हैं। तो दिशा भी महत्वपूर्ण है। और इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिन, लेसिन, कनिंघम, इस प्रकार के जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्हें दिया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अब उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रचलन था और ये लिपि कौन सी है? खरोष्ठी है। इसको ध्यान में दीजिएगा। खरोष्ठी लिपि का विकास होता है और ये बाहरी प्रभावों से प्रभावित रहती है। बाहरी जो विदेशी लिपियां हैं उसका इस पर काफी ज्यादा असर होता है और इसका ज्यादा प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में होता है, क्योंकि विदेशी आक्रमणों का सबसे पहला शिकार वही क्षेत्र बनता है। इसके बाद अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा का जो लघु शिलालेख है, गुर्जरा का जो लघु यानी छोटा वाला शिलालेख है, उससे हमें अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। और यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक जिला है दतिया, वहां पे ये स्थित है। इसके अलावा मस्की, नेतूर और उड़ेगोलम, ये जो लेख हैं, यहाँ से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अशोक के किस नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये मायने रखता है। यहाँ पर ये जो 3 स्थान आपने देखे, मस्की है, नेतूर है और उड़ेगोलम है, यहाँ के जो लेख प्राप्त हुए हैं वही शिलालेख और स्तंभलेख, यहाँ से हमें अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है। ये चीजें हमने देखी। इसके बाद भब्रू स्तंभलेख की चर्चा यहाँ की गई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इस स्तंभलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, मगध का राजा बताया है। और यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं वो कोष्टक के अंदर दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर भब्रू अभिलेख जो है ये स्तंभ लेख है। असल में यहाँ पर अशोक अपने शब्दों में कहता है कि वो मगध का सम्राट है और उसी को यहाँ उल्लिखित किया गया है। देख लीजिए, पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुनम आहा अपाबा धतम च। थोड़ी विचित्र भाषा है, तो ये पूरा जो तत्कालीन उस समय की भाषाएं होती थी उसका अंश आप देख रहे हैं। और इसका मूल पर्पज वही है कि ये मगध का सम्राट है, ऐसा ये स्वयं कहता है। और यही जो अभिलेख है, मतलब भब्रू अभिलेख, इसी में अशोक को बौद्ध मतावलंबी के तौर पे प्रमाणित किया जाता है। मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ऐसा यहाँ पे स्वीकार किया जाता है।
अशोक का जो पहला शिलालेख था इसमें पशु बलि के निषेध का वर्णन प्राप्त होता है और इसमें ये कहा गया है, मतलब ये हिंदी भाषा में नहीं लिखा था लेकिन यहाँ हिंदी में उसे रूपांतरित करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, मतलब किसी जीव को मारा न जाए और उसकी बलि न चढ़ाई जाए, और न ही कोई उत्सव में इस प्रकार का काम किया जाए। मतलब उत्सव में भी जो पशु बलि है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मार दिए जाते थे, मतलब लोग मांसाहारी होते थे और मांस के लालच में बहुत सारे जीवों की हत्या एक दिन में हो जाती थी। लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक प्रतिदिन सिर्फ 3 पशु मारे जाते थे, यानी प्रतिदिन सिर्फ 3 पशुओं को मारा जाता था खाने के उद्देश्य से। और किसे मारा जाता था? तो पशु यहाँ दिया हुआ है लेकिन इसमें 2 मोर है और 1 मृग है। इसमें भी मृग हमेशा नहीं होता था, यानी जो राष्ट्रीय पक्षी आज का हमारा है मतलब मोर, उसे मारा जाता था। मोर का मांस इन्हें अच्छा लगता था। तो ये कुछ चीजें हैं। क्रूरता तो अभी भी थी लेकिन कम हो गई थी। पहले जो बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी और संहार होता था उस पर जरा प्रतिबंध लगा हुआ था। तो ये सब हमें प्राप्त होता है यहाँ से। ये अशोक का पहला शिलालेख है। इसमें पशु बलि के निषेध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। निषेध का मतलब होता है पूरी तरह से रोक, और यहाँ पर पूरी तरह से रोक नहीं है, तो ये सिर्फ विराम है एक तरह का। चलते हैं आगे। यहाँ देख लीजिए, तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, मतलब धीरे धीरे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कोई एकदम से व्यसनी आदमी नहीं होता है, वो किसी चीज को मारता है और उसका व्यसन उसे है, मांस खाने का व्यसन सवार है, और उस चक्कर में वो बड़े पैमाने पर पशुओं को मार रहा है। तो एक झटके में अगर वो उस चीज को रोक देगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे करके क्रमवार तरीके से उस पर विराम लगाया जाए। ये चीजें यहाँ पर वर्णित है। इसके अलावा जो 5वां स्तंभ लेख है उसमें अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। तो प्राणियों के वध पर एक बड़े पैमाने पर लगाम लगाने का श्रेय यहाँ पर अशोक को दिया जाता है। ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद यहाँ पर बिंदुसार के बारे में सूचना है। तो अलग अलग जो बॉक्स हैं, इससे पहले हमने इस तरह का एक बॉक्स देखा था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी थी। बीच में अशोक घुस आए, बिंदुसार का थोड़ा ही वर्णन हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर बिंदुसार के बारे में जो बाकी जानकारियां हैं वो एक तथ्य के रूप में आप देख रहे हैं। बिंदुसार कौन था ये बताना आवश्यक नहीं है, आप जानते हैं। और इसका दूसरा नाम अमित्रघात या अमित्रचेट्स था। अमित्रचेट्स जो है ये यूनानियों के द्वारा लिखा हुआ नाम है और संस्कृत शब्द था अमित्रघात, मतलब वही है शत्रुओं का विनाश करने वाला। बाकी इन्हें सिंहसेन के नाम से भी जानते थे। अन्य नाम यहाँ बहुत सारे हैं, देख लीजिए। अन्य नामों में यहाँ पे अमित्रकेट्स है, इसके अलावा अलियोक्रेट्स है या अलिट्रोक्रेट्स। इसके बाद भद्रसार है। वायु पुराण जो है, पुराणों में जो वायु पुराण है उसमें इसे भद्रसार के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा सिंहसेन ये बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो ये सारी सूचनाएं यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद सीरिया के राजा से इसने जो डिमांड की थी उसका वर्णन यहाँ मिलता है। मीठी मदिरा यानी अंगूर की शराब, सूखा अंजीर और दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक को छोड़कर उन्होंने सब भेज दिया था। दार्शनिक भेजने का वहां से रिवाज नहीं है, ऐसा सम्राट ने कहा था। इसके बाद बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय राज्यों को जो क्षेत्र थे उन्हें मगध में मिला लिया। सीरियाई शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक व्यक्ति को, जो कि राजदूत के तौर पे यहाँ भेजा गया था, और वो किस समय आया? बिंदुसार के राज दरबार में आता है। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक तत्कालीन एक संप्रदाय था, पंथ था, उसको ये फॉलो करता था। तो ये कुछ चीजें बिंदुसार के बारे में मिलती हैं। और बिंदुसार बहुत ज्यादा प्रतापी नहीं था, उसने बहुत ज्यादा अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने किया। और उसका कारण वही था, जब आपके पास सब कुछ पहले से ही मौजूद हो, मतलब पेट पहले से ही भरा हुआ हो, तो फिर साम्राज्य विस्तार करने या हाथ पैर हिलाने की क्या जरूरत है। तो वही चीज बिंदुसार के साथ भी थी। और इसका जो समय है उसे देख लीजिए, 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड, इसे आप ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद सम्राट अशोक पर चलते हैं, जिनकी चर्चा अभी कुछ देर पहले हो रही थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। पिता कौन थे ये बताना आवश्यक नहीं है, आप जानते ही हैं। और दिव्यावदान ग्रंथ जो है उसके हिसाब से सुभद्रांगी कहा जाता है। मतलब अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी ये कहाँ मिलता है? जो दिव्यावदान नाम का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उससे प्राप्त होता है। और अन्य नाम के तौर पे धर्मा मिलता है, धर्मा के नाम से भी इनका उल्लेख है। जैसे यशोधरा के बहुत सारे नाम थे, वैसे ही यहाँ भी नाम दिखाई देते हैं। पत्नी में देख लीजिए, इसमें कई पत्नियां थी, एक से ज्यादा विवाह किए थे इन्होंने, जैसा कि आमतौर पर उस समय के राजा किया करते थे। तो देवी, महादेवी, देवी या महादेवी दोनों ही नाम थे, ये एक ही कन्या के नाम है। ये विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, ये पहली पत्नी थी। और इससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है, जिन्हें कि धर्म प्रचार के उद्देश्य से अशोक बाहर भेजता है। इसके बाद अन्य पत्नियों में असंघमित्रा है।
असंधिमित्रा भी इन्हें कहा जाता है, ये अशोक की पटरानी थी। इसके बाद कारुबाकी है, कारुबाकी जो थी वो तीवर की माँ थी। इसके बाद तिस्सर रखा है और इसके बाद पद्मावती है, ये कुणाल की माता थी। तो इस प्रकार से और भी पत्नियां अशोक की थी। तो कुछ नारियों का यहाँ जिक्र है जो कि अशोक की पत्नियों के तौर पे उल्लिखित हैं अलग अलग ग्रंथों में। इसके बाद बौद्ध ग्रंथों में अशोक के 2 पुत्र महेंद्र और कुणाल, इसके अलावा पुत्रियों संघमित्रा, चारुमती, इनका उल्लेख प्राप्त होता है। वही चीज है, महेंद्र और संघमित्रा ये एक साथ जाते हैं धर्म प्रचार के लिए, कुणाल को भी भेजा जाता है और चारुमती भी यहाँ पे उल्लिखित है। ये सब बौद्ध ग्रंथों से जिक्र प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न यहाँ पर उठता है अशोक के राज्याभिषेक का। तो बिंदुसार की जब मृत्यु होती है, बिंदुसार का अशोक अकेला बेटा तो होता नहीं है, और भी बहुत सारे उत्तराधिकारी होते हैं। तो यहाँ संघर्ष होता है, अशोक को आसानी से राज सिंहासन नहीं मिलता, मतलब वैसे नहीं मिल जाता जैसे बिंदुसार को मिल गया था। तो बिंदुसार के मरते समय, मतलब बिंदुसार ने मरने के समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा। यहां पर बिंदुसार जो था वो अशोक से रुष्ट था, अशोक से खुश नहीं था, और इस वजह से वो अपने बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहता है। लेकिन उसका मंत्री था राधागुप्त, वह सहयोग करता है अशोक का और यहाँ पर अशोक राजा बनता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और इसके अलावा महावंश, इसके हिसाब से अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। मतलब 99 लोगों का गला काटने के बाद तब इसे सिंहासन का रास्ता नसीब हुआ। तो इतना ज्यादा इसने युद्ध लड़ा, संघर्ष किया, मतलब राज्याभिषेक से पहले ही मारकाट शुरू हो गई थी और वो लंबे समय तक चलती रही। तो इतना सारा खून खराबा करने के बाद ये सिंहासन प्राप्त करता है। और राज्यारोहण से पहले अशोक उज्जैन और तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। इसकी स्थिति कुछ कुछ, मतलब यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ कुछ औरंगजेब वाली थी। ये उपद्रवी था, बचपन से ही उपद्रवी था, योग्य शासक होने के सारे गुण थे और ये बहुत अच्छा राजा बनेगा, ये बात बिंदुसार भी जानता था। लेकिन ये बिंदुसार के कहने में नहीं रहता था, मतलब बिंदुसार जैसे चाहता था वैसे ये काम नहीं करता था, ये अपनी मनमानियां करता था, मतलब इसके अंदर अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। और इसी के चलते बिंदुसार ने नाखुश होकर अपने पुत्र सुसीम को यहाँ उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो कि अयोग्य था, सर्वथा अयोग्य था। और बाद में अशोक की जो डेस्टिनी रहती है, मतलब उसका जो भाग्य रहता है वही होता है और वो सिंहासन प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद इनका चलता है विजय अभियान। जब सिंहासन प्राप्त करने का अभियान खत्म होता है तो उसके बाद ये साम्राज्य को फैलाने का जो कार्यभार है वो शुरू करता है। देख लीजिए, केवल चोल, पांडे और सत्यपुंत, इसके अलावा केरल पुंत, मतलब श्रीलंका वाला क्षेत्र, यहाँ केरल पुंत का मतलब केरल वाला एरिया नहीं, जो श्रीलंका का दायरा है वो पूरा इसमें आता है। उसको छोड़कर अशोक का साम्राज्य समूचे भारतवर्ष में था, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष इससे आच्छादित था, ढका हुआ था। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये द्वितीय शिलालेख से मिलती है। जो दूसरा वाला शिलालेख है उससे ये सारी सूचना हमें प्राप्त होती है। और अशोक का समकालीन अगर सिंघल नरेश, मतलब सिंघल देश का राजा देखा जाए तो वो तिस्स था। तिस्स नाम का सम्राट उस समय सिंघल देश में शासन कर रहा था, अर्थात श्रीलंका का राजा था। और अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यवनों के साथ पहले से ही मौर्य साम्राज्य में अच्छे संबंध चल रहे थे और उसमें से अशोक भी एक था। तो एंटियोकस जो कि सीरिया का नरेश था, इसके अलावा तुर्बे जो कि सिंध का राजा था, माफ कीजिएगा मिस्र का राजा था, इसके अलावा एनिकीनी, ये कहाँ का है? तो ये मैसिडोनिया का है, जहाँ का सिकंदर था। इसके बाद मगमास है, इसे मेगारस के नाम से भी जानते हैं, ये साइरीन का था। और अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर एपाइरस के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये एपिरीज का राजा था। इन 5 यवन राजाओं के साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ये सब जो जानकारी है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो सम्राट अशोक के बारे में हमने देखा कि इनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से इनके पिता इन्हें पसंद नहीं करते हैं और इस वजह से इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि इनके पास पृष्ठभूमि नहीं थी, मौर्य साम्राज्य तब भी सशक्त रूप में खड़ा था, लेकिन राज्य प्राप्त करने के लिए, राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए इन्हें अपने रास्ते के कांटों को हटाना पड़ता है और कांटे के रूप में रहते हैं इनके 99 भाई। तो ये चीजें हम देख चुके हैं और इनकी पत्नियों के नाम हमने देखे और इनके पुत्र और पुत्रियों का उल्लेख यहाँ से प्राप्त हुआ। राज्याभिषेक के बाद अशोक क्या करते हैं ये जानकारी प्राप्त हुई और इनका विजय अभियान किस प्रकार का रहता है, मैत्री संबंध कौन कौन से हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसे जरा छोटा कर लीजिए। देखिए, अशोक के राज्यकाल की सबसे पहली जो बड़ी घटना थी, मतलब इसके शासनकाल की बात की जा रही है, तो सबसे पहली जो बड़ी घटना थी वो कलिंग का युद्ध था और इसमें अशोक को जीत मिलती है, विजय प्राप्त होती है। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वें नंबर का जो शिलालेख है, उससे हमें इस युद्ध के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन से शिलालेख से किस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है, यहाँ से प्रश्न अक्सर ही बन जाते हैं। तो जो 13वां शिलालेख है उससे कलिंग विजय का उल्लेख प्राप्त होता है, ये चीजें हैं। और यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में होती है, अर्थात 261 ईस्वी में।
और 261 ईस्वी में जब ये घटना होती है तो इस युद्ध में भयंकर नरसंहार होता है और इससे हुई पीड़ा और दुख के पश्चाताप का जो वर्णन है वो यहाँ से मिलता है। मतलब इस शिलालेख में, ये जो 13वां शिलालेख है, इसमें पहले तो कलिंग पर विजय का उल्लेख प्राप्त होता है कि मतलब अशोक ने सबको मार धाड़ कर कलिंग पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद यह भी जिक्र प्राप्त होता है कि उसे पछतावा होता है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मारकर उसे अच्छा महसूस नहीं होता है और वो ग्लानि से पीड़ित हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ से मिलती हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, देख लीजिए अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं उसमें से जो 12वें नंबर का है उसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। मतलब सभी संप्रदाय जो है वो फलते फूलते रहें, उनका निरंतर विकास होता रहे, ऐसी मनोकामना यहाँ पर व्यक्त की गई है। और धार्मिक सहिष्णुता हेतु जो पालनीय उपाय है, मतलब धार्मिक सहिष्णुता का पक्षधर था अशोक, ये एक बड़ी चीज है। कट्टरता और सहिष्णुता में बड़ा अंतर होता है कि जो सहिष्णुता होती है वो स्थायी होती है और कट्टरता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। तो अशोक जो था वो पहले अपने मूल स्वरूप में कट्टर था, लेकिन बाद में ये सहिष्णु बन जाता है और इसी वजह से इसके नाम के आगे महान शब्द जुड़ता है। अशोक महान हम इसीलिए कहते हैं। तो यही चीज अकबर और औरंगजेब के बारे में आप देखेंगे, जब मध्यकालीन भारत को आप देखेंगे तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है, और इसे धर्म को टारगेट बना के मत देखिएगा। इतिहास जो है वो निष्पक्ष होकर ब्यौरा देता है। तो यहाँ तुलना जो की जा रही है वो इस वजह से की जा रही है क्योंकि यहाँ गुणों की जो मिलान है वो प्रस्तुत हो रहा है। तो अकबर और औरंगजेब दोनों ही मुगल थे और दोनों ही योग्य थे, दोनों के अंदर अपनी अपनी योग्यताएं थी, लेकिन ज्यादा फेमस कौन होता है? अकबर होता है, क्योंकि उसके अंदर सहिष्णुता थी। और औरंगजेब जो था वो कट्टर था, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाता। फैलाता तो है वो अपने साम्राज्य को, लेकिन उसे प्रसिद्धि नहीं मिलती है, सिर्फ निंदा मिलती है। तो वही चीज यहाँ अशोक के साथ भी थी। ये कट्टर तो पहले था और उसी रूप में रहा होता तो लोग इसे इतने अच्छे तौर पे नहीं देखते, लेकिन बाद में जब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया तो ये सहिष्णु बनते हैं, सहिष्णुता अपनाते हैं और अंत में बौद्ध बन जाते हैं। तो ये चीजें इनके जीवन में अच्छे रूप में घटित होती हैं और यहाँ पर सभी संप्रदायों की वृद्धि हो ऐसी कामना की गई है। मतलब सिर्फ हम ही नहीं फले फूले, बल्कि जो और विचारों को मानने वाले या अन्य मतावलंबी हैं उनका भी विकास हो। इसके बाद अशोक के दूसरे और इसके अलावा 13वें शिलालेख में संगम राज्यों, दूसरा जो इनका शिलालेख है, यहाँ कौन से शिलालेख में अभिलेख में क्या दिया है ये आपको ध्यान देना है। तो जो दूसरा शिलालेख है और 13वां शिलालेख है, इसमें संगम राज्यों जैसे कि चोल है, पांड्य है, इसके अलावा सतीयपुत्र और केरल पुत्र और इसके साथ साथ ताम्रपर्णी, ये क्षेत्र कहाँ पे है? श्रीलंका में है, इनकी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उसमें संगम राज्य भी है और अन्य राज्य भी है, इनकी सूचना यहाँ से प्राप्त होती है। और मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह प्राप्त होता है, मतलब यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उन्हें आप पीछे देख चुके हैं। एंटियोकस है, इसके बाद एंटियोकस द्वितीय के तौर पे इसे देखा जाता है जो कि सीरिया का शासक था। इसके बाद तुर्मय या तुर्माए है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। इसके बाद अंतकिनी या एनिकिनी के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम क्या था? एंटीगोन्स गोनातास था। ये मैसिडोनिया का या मकदूनिया का राजा था। मकदूनिया ये भारत में कहा जाता है, इसका असल में नाम मैसिडोनिया था। इसके बाद मग या मकमास या मेगारस के नाम से इस राजा को हम देखते हैं जो कि अशोक का मित्र था, मैत्रीपूर्ण संबंध यहाँ से थे, और यह साइरीन का शासक था। इसके बाद एलिरू सेंट्रो, जिसे कि अलिक सुंदर के नाम से भी उल्लिखित किया गया है, ये अलेक्जेंडर एपाइरस के नाम से विख्यात था और ये एपीरस का राजा था। तो ये राजाओं के नाम हमने पीछे भी देखे हैं, यहाँ एक बार फिर से इसका वर्णन किया गया है। इनके साथ अशोक की मित्रता थी। ये यवन राजा है। इसके बाद कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें एक बार फिर से वही चीजें रिपीट की गई हैं। ये आपने पीछे देखा है तो इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि कौटिल्य का कहना था कि पूरा राज्य जो है वो एक शरीर की तरह होता है और उसके जो विभिन्न अंग हैं, जैसे शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान, मुख मतलब या सिर, मस्तिष्क, ये सब चीजें आती हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां, वो सब इसमें शामिल होती हैं। तो वो सब यहाँ अलग अलग हिस्सों की भूमिका निभाती हैं। जैसे सिर जो है वो राजा का प्रतीक है, वैसे ही जो आंखें हैं वो आमात्य या मंत्री का प्रतीक है। मित्र जो होते हैं वो कान होते हैं। इस प्रकार का वर्णन यहाँ से मिलता है। इसके बाद गोरखपुर जिले में जो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है और बोगरा जिला जो कि बांग्लादेश में है, वहां से प्राप्त जो महास्थान अभिलेख है, इसमें अशोक कालीन जो प्राकृत भाषा में रचनाएं की गई थी उनका वर्णन प्राप्त होता है। मतलब ये कहा जाता है कि इनकी जो रचना है वो अशोक के समय में प्राकृत भाषा में हुई थी, ऐसा माना जाता है। और इन्हें ईसा पूर्व 3री सदी में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इनकी जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी है। और ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित हैं। अशोक ने अपनी प्रजा का ध्यान रखा था
और अकाल के समय किस प्रकार से जो सम्राट है वो जनता को राहत पहुंचाएंगे, इसका विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। और इस अकाल की पुष्टि जैन ग्रंथों से होती है। तो अकाल तो बार बार पढ़ते ही थे और अकाल से सबसे ज्यादा आम जनता जो है वो प्रभावित होती थी। तो आम जनता के कष्टों को हरने के लिए यहाँ अशोक ने कुछ कदम उठाए थे, उनका उल्लेख प्राप्त होता है, इसे हम देख रहे हैं। इसके बाद मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक तो धर्म स्थनीय है और दूसरा कंटक शोधन है। प्रशासन और न्यायालय मतलब न्याय प्रणाली ये महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन प्रशासन की अगर बात की जाए तो ये और ज्यादा खास हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, मौर्य काल में न्यायालय जो थे वो दो प्रकार के थे, एक तो धर्म स्थनीय होता था, दूसरा कंटक शोधन होता था। जो धर्म स्थनीय थे वो दीवानी होते थे, मतलब दीवानी न्यायालय होते थे, और जो कंटक शोधन होते थे वहां मारपीट के मुकदमे आते थे, हत्या का मुकदमा आता था, मतलब ये फौजदारी न्यायालय होते थे। और गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो कुछ जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तत्कालीन समय में या किताबों में, उनका अर्थ जानना आवश्यक है। गूढ़ का मतलब होता है गहरा या गुप्त, और पुरुष मतलब व्यक्ति। तो यहाँ पर गूढ़ पुरुष जो होते थे ये गंभीर का मतलब गहरे होते थे, रहस्यमयी होते थे। तो गुप्तचर का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, ये छिप कर रहते हैं, छिपित रूप से अपनी पहचान को गुप्त रखकर काम करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और जो मूल शासक होता है उस तक पहुंचाते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में ये जो पंक्तियां हैं इन्हें देख लीजिए। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख प्राप्त होता है। यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, अगर मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन आएगा तो यहां से बनने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है जैसे कि संस्था है और संचरा है। ये दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, मतलब इनकी वेराइटी है। संस्था जो होते थे वो एक स्थान पर रहकर अपना कार्य करते थे, और जो संचरा होते थे वो भ्रमण करते थे, चलायमान रहते थे। संचरा शब्द जो है ये संचार से बना है, और संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान या आवागमन, मतलब आना जाना। तो ये स्थिर नहीं होते थे। संस्था जो होते थे वो एक जगह टिक कर सूचनाएं इकट्ठी करते थे, और संचरा जो होते थे वो घूमते रहते थे। ये गुप्तचरों की दो वैरायटी थी और इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा दो न्यायालय आपने देख ही लिए, धर्मस्थनीय और कंटक शोधन। धर्मस्थनीय जो था यहाँ दीवानी मुकदमे सुने जाते थे, और जो कंटक शोधन था वहाँ कांटे निकाले जाते थे, मतलब फौजदारी मामलों का जो समझौता है, बंटवारा है या समाधान है वो होता था। इसके बाद मेगस्थनीज के बारे में देख लीजिए। मेगस्थनीज की किताब है इंडिका, ये आप जानते ही हैं। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन प्राप्त होता है। मतलब दोनों ही जो ग्रंथ हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और इंडिका मेगस्थनीज की, इन दोनों से हमें प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ज्यादा सटीक किसकी जानकारी है आप जानते हैं। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति के द्वारा होता था। मतलब विभिन्न समितियां होती थी, उसमें 30-30 मेंबर होते थे। इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। 30 सदस्यों की एक समिति होती थी, उससे ये नगर प्रशासन जो है ये चलता था, पाटलिपुत्र नगर का। ये तो सदस्य है। अब समितियां कितनी होती थी, तो 6 समितियां होती थी। ये सब मेगस्थनीज का विवरण है। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, मतलब कुल मिलाकर 30 सदस्य है। यहाँ आप देख लीजिए इसको किस हिसाब से बांटा गया है। कुल मिलाकर 6 समितियां हैं, 5 सदस्य हैं। तो प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य, यानी 6 बचे कितना हुआ, 30 हुआ। तो 30 टोटल मेंबर होते थे, और 6 समितियों में ये अलग अलग अपने काम करते थे। और इन समितियों के जो कार्यभार थे वो अलग अलग होते थे। देख लीजिए, तीसरी समिति जो थी, इसमें हर समिति का अपना काम था। तो जो तीसरी वाली थी वो जनगणना करती थी, जनगणना का हिसाब रखती थी। और इसके अलावा वर्तमान में भी यह कार्य जो है ये नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अभी जनगणना होने वाली है, उसका जो डाटा इकट्ठा करने का कार्यभार है वो शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना जो है वो सब में खटाई डाल दिया है, लेकिन फिर भी 2021 में जनगणना होनी चाहिए कायदे से। तो ये चीजें हैं। तो जनगणना वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो स्वरूप है, वो हमें मौर्य प्रशासन से प्राप्त होता है। ये जानकारी हम देख रहे हैं। इसके बाद छठवीं समिति होती थी, उसका कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री पर जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, उसको वसूलने का काम छठवीं वाली जो समिति होती थी वो करती थी। और विक्रय कर कितना लिया जाता था ये जानकारी यहाँ दी गई है। तो यह मूल्य का 10वां भाग होता था, 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। और करों की जो चोरी करता था, यहाँ टैक्स की चोरी करना आसान नहीं होता था। मतलब अगर आपने चुराया तो फिर मौत की सजा मिलती थी, इतना कठोर दंड विधान था। टैक्स की चोरी जैसे एक सामान्य अपराध पे, इसको सामान्य ही कहा जाएगा, जान लेना जो है वो जघन्य अपराध है, तो इस पर जो है प्राण दंड दिया जाता था। ये बातें, इस वजह से कोई टैक्स चुराता नहीं था और नगर जो था वो समृद्ध था। इसके बाद वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा जाता है। यहाँ पर वह शब्द बेकार में जोड़ा गया है। नगर के जो पदाधिकारी थे वह यहाँ पर नहीं होगा। नगर के जो पदाधिकारी होते थे उन्हें एस्टिनोमोई के नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है। और किसके द्वारा संबोधित किया गया है, तो ये सारा जो विवरण हम देख रहे हैं असल में
ये किसका है? मेगस्थनीज का है, इंडिका में कहा गया है, तो मेगस्थनीज के द्वारा ये सब कहा गया है। इसमें हमने देखा नगर प्रशासन काफी सुदृढ़ था। इसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन को अगर देखिए तो इसमें राजा जो था वो केंद्र बिंदु था। आपने पीछे राज्य के जो अंग थे उन्हें देखा, उसमें सिर की भूमिका राजा निभाता था, तो यह प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो न्यायपालिका होती थी, तीनों ही क्षेत्रों का, तीनों ही जो विंग होती थी उसका ये मुखिया होता था, प्रमुख होता था। मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था। आपने देखा कि इसका विस्तार बहुत फैला हुआ है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो या अशोक महान का साम्राज्य हो, इसका विस्तार काफी है। तो इतने बड़े साम्राज्य को एक रूप में नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसके 5 प्रांत विभाजित कर दिए गए थे। 5 बड़े बड़े प्रांतों में इसको बांट दिया गया था। अब जो प्रांत और बंटवारे हैं उन्हें देख लीजिए। तो जो चक्र होते थे, चक्र को प्रांत कहा जाता था। यहां पर इस क्षेत्र का या इस हिस्से का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो प्रांतपति होता था। और प्रांतपति वही व्यक्ति बन सकता था जो कि राज परिवार का सदस्य होता था या राजा का उस पर नियंत्रण होता था। मतलब राजा इसे कंट्रोल में रखता था और ये राज परिवार का सदस्य होना आवश्यक है। जैसे अशोक बना था, अशोक जो था वो एक प्रांत का मुखिया था और वो बिंदुसार के अधीन काम कर रहा था, ये बातें। और प्रांत जो होते थे वो मंडलों में विभाजित होते थे। आज के समय में भी मंडल पाए जाते हैं, तो वैसे ही उस समय प्रांतों में मंडल बटे हुए थे। तो मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसकी झलक हमें तत्कालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है उसमें भी देखने के लिए मिल जाती। इसके बाद मंडल, मंडल जो होते थे उसके सर्वोच्च अधिकारी कहलाते थे महामात्य। अमात्य का जिक्र आपने पीछे देखा, और ये जो होते थे ये महामात्य होते थे। और मंडल का विभाजन होता था जिलों में। इसमें हम बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जो बड़ा वाला हिस्सा होता था, आपने देखा कि मौर्य साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में बांटा गया है। तो ये जो प्रांत होते थे ये सबसे बड़े वाले इकाई के तौर पे देखे जाते थे, और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो प्रांतपति होता था, और ये राज परिवार का होना चाहिए, ये अनिवार्य था। अब प्रांतों का जो छोटा छोटा बंटवारा होता था वो मंडलों में होता था। तो मंडलों के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो महामात्य होते थे, और मंडल जो है वो जिलों में बटे हुए होते थे, इनका बंटवारा जिलों में होता था। अब जो जिले होते थे उसमें भी विषय होते थे, उन्हें विषय या आहार कहा जाता था। इसमें सर्वोच्च अधिकारी होता था विषपति या विषयपति, इसे विषय या विष कहा जाता था। देखिए यहां पर विषय के तौर पे इन्हें लिखा गया है, इसके अलावा विष जो शब्द है वो भी मिलता है। तो यह जो शब्द है इसको भी चूकिएगा नहीं, ये जिले के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इनका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो विषयपति या विषपति कहलाता था, और अन्य अधिकारी भी यहाँ सहयोगी होते थे। एक अधिकारी के बदौलत सारा प्रशासन नहीं चलता था, अन्य जो ऑफिसर होते थे वो भी सपोर्ट करते थे। तो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। रज्जुक का नाम आपने देखा, इसकी तत्कालीन भूमिका किसकी थी? एक जिलाधिकारी के तौर पे थी। वर्तमान में जो एक जिलाधिकारी का दायरा होता है, उसके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, वही भूमिका उस समय रज्जुक की होती थी। और ये क्या था? ये अन्य अधिकारी के तौर पे देखा जाता था। मतलब यहाँ पे ये जो सर्वोच्च अधिकारी है विषयपति, ये एक सचिव की तरह से होता था। आगे चलते हैं। इन जिलों से छोटी इकाई जो होती थी, यहाँ आप देख लीजिए, जिले जो थे वो ग्रामों के, मतलब यहाँ पे जो ये क्षेत्र होता था ये बीच का मध्यवर्ती स्तर होता था, और इसके बाद जिले जो थे वो ग्रामों में बटे हुए थे। और ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था वो स्थानिक कहलाता था। ये ग्राम और जिले के बीच का हिस्सा है। अभी ग्राम की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ग्राम एकदम लास्ट वाली इकाई है। मतलब गांव जो था वो सबसे छोटी इकाई के तौर पे देखा जाता था। जिला और गांव के बीच में एक छोटा सा मध्यवर्ती स्तर आता है, उसको हम देख रहे हैं। इसमें जिले वाली भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुण होते हैं, और गांव वाले भी गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो स्थानिक होता था, और अन्य अधिकारी जो होते थे वो गोप होते थे। इन्हें कस्बा आप कह सकते हैं, कस्बे या टाउन के तौर पे यहाँ समझ सकते हैं। अन्य अधिकारी के तौर पे गोप होते थे। और मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी गांव। अब गांव जो होता था उसका प्रशासन ग्रामिक संभालता था। ग्रामीणी या जो ग्रामिक होता था वो यहाँ का मुखिया होता था। गांव के मुखिया के तौर पे आप जानते हैं, तो वो ये होता था, इसे ग्रामिक के नाम से संबोधित करते थे। ये पूरा बंटवारा था। मतलब शुरुआती तौर पे 5 प्रांत थे, और 5 प्रांतों को फिर मंडलों, मंडलों से विषयों, विषयों से जिलों, और जिलों से फिर गांवों में बांटा गया था। ये बंटवारा था, और इस हिसाब से एक विभिन्न स्तरों का प्रशासन यहाँ पर नियंत्रित होता था। ये हमने देखा। अब केंद्रीय प्रशासन को देख लीजिए। दोस्तों, जो केंद्रीय प्रशासन था इसमें मौर्य प्रशासन की अगर बात की जाए तो ये सबसे सर्वोच्च देखा जाता है, मतलब सबसे प्रमुख तौर पे देखा जाता है। यह केंद्रीकृत शासन प्रणाली पर आधारित था, मतलब इसमें एक सेंटर पॉइंट जरूर होता था, और इस प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। यहाँ पर राजा ही सर्वे सर्वा होता था। अंतिम जो केंद्र या आधार माना जाता था वो राजा के पास होता था। राजा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। ये बातें हमने पीछे देखी है।
और यहाँ पर कई प्रकार के परीक्षण किए जाते थे। उसमें से एक था टेस्ट, ये था उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण का वर्णन अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। और ये किस प्रकार का परीक्षण था? तो इसमें मंत्रि परिषद के सदस्यों के चुनाव से पहले उनके चरित्र को जानने के लिए प्रयास किए जाते थे। मतलब उनका चरित्र कैसा है, वो कहीं चरित्र विहीन तो नहीं है, या कोई बुरी आदत तो उन्हें नहीं है, या फिर वो षड्यंत्रकारी तो नहीं है। इस प्रकार की जांच पड़ताल करने के लिए चाणक्य ने ये प्रक्रिया रखी थी और इसका नाम था उपधा परीक्षण। ये जांच एक तरह की जांच प्रणाली थी। इसके बाद तीर्थ शब्द यहाँ पर मिलता है। तो तीर्थ शब्द का मतलब है सर्वोच्च अधिकारी। अर्थशास्त्र में जो सबसे उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। यहाँ कोई धार्मिक स्थान नहीं है, ये प्रशासन का हिस्सा है। और कुल 18 तीर्थ यहाँ पर वर्णित है। मतलब अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का जिक्र मिलता है। जो 18 तीर्थ हैं उनके नाम नीचे दिए हुए हैं, ये किस प्रकार के काम करते थे और इनका नाम क्या था, ये दोनों ही यहाँ मौजूद है। इसे देख लीजिए। अर्थशास्त्र का ये विवरण है। पहले जो तीर्थ होते थे वो पुरोहित होते थे, ये उच्च अधिकारी हैं, ये याद रखिएगा। पुरोहित जो थे ये पहले तीर्थ थे। ये किस भूमिका में रहते थे? तो ये धर्माधिकारी होते थे और प्रधानमंत्री भी होते थे। ये भूमिका चाणक्य की थी। इसके बाद समाहर्ता होते थे, ये राजस्व विभाग के प्रधान होते थे। इसके बाद सन्निधाता है, ये सब नाम पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। सन्निधाता जो था ये तीसरा तीर्थ था, मतलब तीसरे नंबर का सर्वोच्च अधिकारी था। ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, मतलब खजाने का मालिक होता था। इसके बाद प्रदेष्टा है। प्रदेष्टा जो थे वो जज होते थे, फौजदारी मुकदमे को देखने वाले और उस पर निर्णय देने वाले, ये जज होते थे, यानी न्यायाधीश होते थे। व्यवहारिक जो होता था ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। दंडपाल जो होता था ये सेना की सामग्री जुटाने का काम करता था, सेना के लिए रसद और शस्त्र या अस्त्रों का इंतजाम करना या वाहनों का इंतजाम करना, ये सब इसका काम था। इसके बाद नागरक। नागरक जो होते थे ये नगर के प्रमुख होते थे, इन्हें नगर प्रमुख की हैसियत प्राप्त थी। इसके बाद दौवारिक होते थे। दौवारिक का मतलब क्या? ये द्वार शब्द से निकला हुआ ये जो उपाधि आप देख रहे हैं ये है। इसमें राजमहलों की देखरेख करने वाले ये प्रधान अधिकारी के तौर पे देखे जाते थे। मतलब राजमहल में जितने भी कार्यभार होते हैं उसको देखने का जिम्मा, उसके नियंत्रण का जिम्मा दौवारिक के पास होता था। इसके बाद आटविक होते थे। आटविक जो होते थे ये वन विभाग के हेड ऑफिसर होते थे, यानी प्रधान अधिकारी होते थे। वनों का संरक्षण करना, वनों के उत्पादों का सही तरीके से समायोजन करना, ये इनका काम होता था। और अंतिम में है यहाँ पे कर्मांतिक। कर्मांतिक जो है ये उद्योग धंधों के प्रधान होते थे। ये जो है ये प्रमुख तीर्थ के तौर पे देखे जाते हैं। वैसे तो ये हैं 18, लेकिन यहाँ पर 10 का ही वर्णन है जो मुख्य हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्मांतिक जो थे ये उद्योग धंधों के प्रधान होते थे, मतलब व्यापार वाला क्षेत्र जो इसका होता था मौर्य प्रशासन का, उसे देखने का काम करते थे। ये हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ सूचना है। कहा यह गया है, इसे जूम कर लीजिए, देखिए। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां, मतलब ये ज्यादातर लिपियों की जन्मदात्री है। ब्राह्मी लिपि को जितने भी आधुनिक भारत में प्रचलित लिपियां हैं वर्तमान में, उसकी जननी कहा जाता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले ये ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई थी। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देख लीजिए, अ अक्षर जो था ये पहले इस रूप में था। आरंभिक जो ब्राह्मी लिपि थी उस रूप में ये ऐसा त्र के जैसा दिखाई देता है। वर्तमान में जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें त्र को आप इसी रूप में देखते हैं। और देवनागरी हिंदी की जो स्ट्रक्चर है उसमें आप अ के रूप में देख रहे हैं। ऐसा हम लोग वर्तमान में अ लिखते हैं। इसके बाद ये बांग्ला वाला अ है। मलयालम में अ को ऐसे लिखा जाता है और तमिल में अ को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये सारी लिपियां कहाँ से पैदा हुई हैं? ऐसा माना जाता है कि इनका जो मूल स्थान है वो ब्राह्मी है, मतलब इनका जन्म सैकड़ों साल पहले इसी लिपि से हुआ है। तो ये सब हम देख रहे हैं। इसके बाद यहां पर एक और बॉक्स बना हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। यह यूनानी राजदूत था। इसकी सूचना हम पीछे भी देख चुके हैं। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जैसे वर्तमान में चलाया जाता है। नगर क्षेत्र जो होते हैं वहां पे नगर पालिकाएं होती हैं। ज्यादा बड़ा नगरीय क्षेत्र होता है तो नगर निगम बन जाता है। इस प्रकार से अलग अलग विंग बटे हुए होते हैं जो कि तत्कालीन जो क्षेत्रीय प्रशासन होता है, देख रेख का जिम्मा होता है, उसको संभालते हैं। तो यहाँ पर नगर पालिकाओं के द्वारा ये प्रशासन चलता था और इनका जो मुखिया होता था वो नागरक या पुरमुख्य कहलाता था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज का भी विवरण यहाँ काफी मायने रखता है, तो इसीलिए कहा गया है कि 7 श्रेणियों में जो बटा हुआ इसका साम्राज्य है, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा जा रहा है, वो मेगास्थनीज के द्वारा यहाँ बताया गया है। तो इसे देख लीजिए। ये कुल मिलाकर 7 हैं। दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है और मंत्री है।
ये 7 लोग होते थे, मतलब 7 अलग अलग क्षेत्र के प्रधान होते थे एक तरीके से, और ये नगर प्रशासन को संभालने का काम करते थे। दार्शनिक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, कृषक तो है ही है। तो ये चीजें हमने देखी। और मेगस्थनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, मतलब इनका कहना था मेगस्थनीज का कि भारत में उस समय भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। और मेगस्थनीज का कहना है कि मौर्य काल में कोई व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे अलग पेशा अपना सकता था। मतलब वही वर्ण व्यवस्था जो थी वो यहाँ बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। इस वजह से कोई भी अपनी जाति या बिरादरी से बाहर अपने पेशे को नहीं कर सकता, अपने वैवाहिक संबंध है उन्हें नहीं बढ़ा सकता। ये चीजें हम देख रहे हैं। इसके बाद इतिहासकार स्मिथ के अनुसार, ये जो इतिहासकार है इन्होंने कहा है कि हिंदुकुश पर्वत जो था यह भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, मतलब इसे वैज्ञानिक सीमा के तौर पे मान लिया गया था। और अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। यहाँ अलग अलग सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा किया गया है। तो हिंदुकुश पर्वत को भारत की वैज्ञानिक सीमा कहा गया। उसके बाद कहा गया कि अशोक के समय में जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें 5 प्रांत की जानकारी प्राप्त होती है और उनकी राजधानियों का उल्लेख यहाँ आप देख रहे हैं। तो प्रांत कौन कौन से हैं देख लीजिए। उत्तरापथ है, अवंतीरट्ठ है, कलिंग है, दक्षिणापथ है और इसके अलावा प्राच्य है। प्राच्य का मतलब जो पूर्वी प्रदेश है वो इसमें आते हैं। जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसके बाद अवंतीरट्ठ है, इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये सब हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर भाग और बलि ये 2 शब्दों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो जो भाग और बलि होते थे ये असल में क्या थे, ये राजस्व के स्रोत होते थे। भाग यानी हिस्सा और बलि मतलब चढ़ावा, ये दोनों टैक्स होते थे। अर्थशास्त्र से ये पता चलता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और यह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी होता था। और वो कितने भाग का अधिकारी है ये वो खुद तय करता था, मतलब राजा के द्वारा ये तय किया जाता था। और इस कर को भाग कहा जाता था, मतलब राजा के द्वारा जो कर वसूला जाता था वो भाग होता था। और जो बलि होती थी वो जनता के द्वारा चढ़ावे के तौर पे सम्राट को चढ़ाई जाती थी, मतलब अर्पित की जाती थी। ये सब राजस्व के स्रोत थे। और मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने वाले जो काम किए जाते थे वो समाहर्ता के द्वारा किए जाते थे। समाहर्ता का जिक्र आपने पीछे देखा है। ये क्या करता था, ये राजस्व को इकट्ठा करता था, टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था, मतलब एक तरह से ये कलेक्टर होता था। और अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखरेख करता था। अंतपाल नाम का जो ये अधिकारी होता था ये सीमाओं की सुरक्षा करता था। और इसके अलावा जो सीमाओं पर स्थित दुर्ग हैं, किले बनाए गए हैं, उनकी देखरेख का जिम्मा संभालता था। जबकि जो प्रदेष्टा होता था वो विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती। तो यहाँ तक हमने मौर्यकालीन प्रशासन को बहुत गहराई से देखा है और आगे अभी और सूचनाएं शेष हैं। जैसे आप देख रहे हैं पण्याध्यक्ष है, सुराध्यक्ष है, इनके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।